कंट्रियां काफी ज्यादा बड़ी हैं, कुछ कंट्रियां काफी ज्यादा छोटी हैं। जैसे इधर वेस्ट साइड से अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो इधर पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान से ऊपर इंडिया के पास अफगानिस्तान पड़ता है। उसके बाद हमारा एक और इधर तिब्बत वाले पार्ट में चाइना, और इधर वाली साइड म्यांमार, और इधर बीच में नेपाल, और इधर भूटान। ये कंट्रियां वो है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री में दो तरह की कंट्रियां हैं, कुछ कंट्रियां लैंड बॉर्डर शेयर करती है, कुछ कंट्रियां सी बॉर्डर शेयर करती है। लैंड बॉर्डर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, साथ में भूटान, चाइना और म्यांमार। और इधर नीचे वाला पार्ट जो कभी ईस्ट बांग्लादेश एक तरीके से हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान, इस वाले एरिया में 1971 में एक देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। इसके साथ भी इंडिया करता है। तो किसी भी कंट्री को अगर सुपर पावर बनना है ना, सबसे पहले उसके पड़ोस में उसका रिलेशन कैसा है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। वैसे माना जाता है कि धीरे धीरे अब वर्ल्ड की सुपर पावर का जो पोल है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और एशिया में इस सुपर पावर के टैग को दो कंट्रियां लीड करेंगी, एक चाइना और दूसरा इंडिया। जैसा ये कार्ड इन दोनों का चलेगा, उस बेस पर डिसाइड होगा कि वर्ल्ड के आने वाले टाइम में किस तरीके से पूरी दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में चलेगी या बायलेटरल या एक सुपर पावर में। मल्टीपोलर का मतलब क्या होता है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, इंडिया बोलता है कि पावर जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो किसी एक कंट्री के पास सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, उसके बहुत सारे पोल होने चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे आपकी फैमिली में अगर किसी एक पर्सन के पास सारा कंट्रोल तो हो सकता है कि आपके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन वो ले और आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल झेलना पड़े। इसलिए जरूरी होता है कि सबका ओपिनियन लिया जाए। ठीक है, खुशबू जी कुछ पूछना है आप? ऐसा लग रहा है कोक पी रहे हो, कोक की आवाज आ रही है आपके उधर से। नहीं खुशबू सर। जी नहीं पी रहे हो तो बता देना, सबको पिला देना। ठीक है, नहीं तो माइक म्यूट कर लो। ओके सर। ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने, और आप इसका एग्जांपल G20 में देख भी रहे हैं। इंडिया एक तरफ यूएसए के प्रेसिडेंट से मीटिंग करता है, दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी मीटिंग करता है। एक तरफ चाइना का प्रीमियर जो है उसके साथ भी हम मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग रसिया का जो प्रीमियर है उससे भी मीटिंग करते हैं। और ये दिखाता है कि इंडिया कैसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में सबको साथ लेके, और जो हमारी थीम है वन अर्थ वन फैमिली, ये पूरी अर्थ एक फैमिली है और जो निकलता है वासुदेव कुटुंबकम से। तो इंडिया चाहता है वर्ल्ड मल्टीपोलर में बने, और मल्टीपोलर में जब रहेगा तो किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग पहले तो इन सब देशों के साथ इंडिया के रिलेशन क्या है वो देखते चलेंगे। क्योंकि अगर किसी फैमिली को या आपको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करें। और अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके साथ होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अपने थॉट के लेवल पर अपने लोगों को नहीं मना पाए तो कोई बाहर वाला आपकी बात क्यों सुनेगा? इसलिए जरूरी है जब भी ऐसी मीटिंग हो, चाहे G20 की हो या यूनाइटेड नेशन की हो, ये सारे पड़ोसी लोग हमारी बात को एक्सेप्ट करें। और जब हम रीजनल पावर बनेंगे तो आगे जाके ऑटोमेटिक हम लोग वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाएंगे। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अभी जो मोदी एरा जो चल रहा है 2014 के बाद से 2023 तक आप देख रहे हैं, इस वाले एरा में एक गोल इनका ये भी है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया भी एक सबसे बड़ा पोल बने। और धीरे धीरे ये चाहे इंटरनेशनल योगा डे हो या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में खुलना हो या G20 का समिट फर्स्ट टाइम इंडिया में होना हो, ये एक तरीके से सिंबल है जिसके थ्रू हम धीरे धीरे रीजनल पावर से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की पावर बनते जा रहे हैं। और इंडिया ने ये सब किसको दिखाया?
वर्ल्ड को दिखाया कोरोना के टाइम की कैसे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। साथ में इंडिया ने टर्की में जब अर्थक्वेक आया उस टाइम भी ये दिखाया। तो ये इंडिया ने कैपेबिलिटी दिखाई कि हम में सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटी है। आप भी अपनी फैमिली में किसी को लीडरशिप राइट तब देते हो जब उसके अंदर कैपेसिटी हो, चाहे फाइनेंशियल कैपेसिटी हो या फिर जब भी आपकी फैमिली में किसी के हेल्थ का इशू होता हो या किसी का और जीवन में कुछ चल रहा हो, वो एक तरीके से उन सब चीज को बैलेंस कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने नेबर कंट्रियों के साथ रिलेशन अच्छे करें। तो सबसे पहले हम लोग इनके साथ बायलैटरल रिलेशन पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे इशू क्या है करंट अफेयर के साथ। और ये क्वेश्चन आपके जो करंट अफेयर से जुड़े होंगे ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। और आजकल अगर आप लोग पेपर का ट्रेंड देखेंगे तो पेपर के ट्रेंड में एक ट्रेंड नया ऐड हुआ है कि मैप के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को पूछना। इनडायरेक्टली आप लोगों से पूछा जाता है कि इंडिया म्यांमार के बीच, इंडिया नेपाल के बीच और उसके साथ में उस कंट्री के अंदर जो चीजें हो रही है उसके बारे में पूछा जा सकता है। कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो सकती है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है इंडिया और नेपाल। हिस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया और नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशन रहे, क्योंकि इंडिया में भी ज्यादातर जो लोग हैं वो एक तरीके से हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए आते हैं और नेपाल की भी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदू रिलीजन को मानती है। तो एक तो कल्चरली दोनों देश साथ में है, तो इनके साथ रिलेशन अच्छे होने का एक रीजन क्या है, कल्चर। कई बार हमारे पीएम और विदेश मंत्री बोलते भी हैं इंडिया और नेपाल का रिलेशन रोटी बेटी का है। ये आप टर्म एक तरीके से सुनेंगे, रोटी बेटी। ऐसे टर्म अगर आप क्वेश्चन के आंसर में यूज करते हैं तो काफी ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है। कैसे हम कहेंगे कि रोटी बेटी का है? नेपाल के बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और आप लोगों ने सुना होगा हमारी आर्मी में एक बटालियन है, गोरखा बटालियन। उस गोरखा बटालियन में ज्यादातर जो लोग शामिल होते हैं एज अ सोल्जर वो नेपाल के होते हैं। तो इसका मतलब उनको रोटी मिली। बेटी का क्या है, हमारे देश से और नेपाल में आपस में मैरिज होती है और इससे फैमिली रिलेशन बन जाता है। नेपाल की अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसका जो ऊपर वाला एरिया है वो थोड़ा हिली एरिया है, माउंटेन वाला, और नीचे वाला एरिया है ये थोड़ा सा प्लेन वाला एरिया है। इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वो इस प्लेन एरिया से लगता है या आप कह सकते हो मैदान से लगता है। और इस मैदान में एक कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है मधेसी। और ये मधेसी अभी भी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? ये मधेसी लोग इंडिया से डिमांड करते हैं कि आप लोग नेपाल की सरकार पर प्रेशर डालो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बने तो हमें भी कुछ राइट दें। नेपाल के लोगों का मानना है कि मधेसी लोग इंडिया के हैं और इन लोगों ने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया है। इसलिए कई बार मधेसी लोगों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग इंडिया की तरफ से हो, हमेशा इंडिया की बात करते हो। इस वजह से हमारा डेवलपमेंट रुक जाता है। लेकिन इंडिया बोलता है कि सब लोग बाहर से ही आए थे तो ये लोग भी यहाँ पे पहुंचे माइग्रेट करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सिटीजनशिप राइट नहीं दोगे। और साथ में इन मधेसियों के साथ ही हमारे फैमिली रिलेशन है। बिहार से, यूपी से बहुत सारी शादियां यहाँ पे होती हैं जो मधेसी लोगों को कनेक्ट करती है। नेपाल का जो हिली वाला एरिया है वो थोड़ा सा अलग है और उनकी पॉलिटिक्स में जो हिली वाली एरिया के लोग हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, मधेसियों को रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा कम है। इसलिए जब नेपाल को फ्रीडम मिली, वैसे नेपाल कभी किसी देश के कंट्रोल में नहीं रहा, यहां पर एक किंग रूल किया करता था। तो जैसे जैसे पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी आई तो नेपाल वालों ने कहा भैया हमें भी डेमोक्रेसी सही है, तो इनके यहां भी डेमोक्रेसी डेवलप हुई। राजा हट गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई ये सही से कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाए।
इनके यहाँ 2000 के बाद से लगभग 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सबने सहमति से बोल दिया हो कि हाँ भैया ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन सही है। कई बार डिस्प्यूट इस बात पे रहता है कि भैया इन एरियाओं में स्टेट कैसे बने, ऐसे बने या हॉरिजेंटल डिवाइड करें। मधेसी लोगों का कहना है अगर आप वर्टिकल डिवाइड करोगे तो हमारी पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है, और आप लोग जानबूझ के ऐसी काउंसिल बनाते हो जिससे हमारी पॉपुलेशन डिवाइड हो जाए और हमारा पॉलिटिक्स में कंट्रोल कम हो। मधेसी लोग चाहते हैं कि इसका डिवीजन हॉरिजेंटल हो, जिससे प्लेन वाले सारे लोग एक ही स्टेट में आ सके, लेकिन ऊपर वाले लोग जो हिली एरिया में रहते हैं वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है इसमें हमें लॉस होगा। और एक और प्रॉब्लम यहां सबसे बड़ी क्या होती है, दो बड़ी पावरों के बीच टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, चाइना और इंडिया। 1955 से पहले नेपाल का कभी रिलेशन नहीं रहा चाइना के साथ। नेपाल का जो भी ट्रेड था, नेपाल की फॉरेन पॉलिसी थी, या इनके लोगों को जो भी सपोर्ट मिलता था वो सिर्फ इंडिया से मिलता। 1955 के बाद नेपाल ने चाइना से रिलेशन बनाने स्टार्ट किए। नेपाल में चाइना की एम्बेसी खुली। शुरुआत में इंडिया ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि भाई चाइना हमारा एनिमी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और उस टाइम इंडिया ने इतना ज्यादा नहीं किया क्योंकि चाइना के साथ हमारे ठीक थे, इतने ज्यादा बेकार भी नहीं थे, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट था। 1962 के बाद इंडिया को ज्यादा खतरा लगा। उसका रीजन ये था, डायरेक्टली हमसे इसकी टेरिटरी लिंक है और कल्चर भी सेम है नेपाल का, कहीं चाइना इस चीज का मिसयूज ना कर ले। और एक और सबसे बड़ी बात, नेपाल एक बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? बफर स्टेट का मतलब एक तरीके से दो बड़ी पावरों के बीच किसी लैंड का होना। तो नेपाल के नॉर्थ वाली साइड चाइना है, नेपाल के साउथ वाली साइड इंडिया है। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा ये बफर स्टेट थोड़ा सा हमसे नाराज हो, क्योंकि कम से कम अगर चाइना इंडिया पर अटैक करेगा तो नेपाल के थ्रू तो नहीं करेगा, अगर ये बफर स्टेट सही से काम करे तो। लेकिन अगर ये बफर स्टेट सही से काम नहीं किया तो चाइना की जो आर्मी है हो सकता है नेपाल से भी इंडिया पर अटैक करे। इसलिए इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है नेपाल। नेपाल डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कभी खतरा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली खतरा है। अगर नेपाल ने चाइना के साथ ज्यादा अच्छे रिलेशन बना लिए, मान लीजिए चाइना ने वहां से रेलवे नेटवर्क डेवलप कर दिया, तो आज उस ट्रेन से हो सकता है सामान आ रहा हो, कल सोल्जर भी आ सकते हैं। तो इंडिया इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इंडिया नेपाल को अपने पंचशील के प्रोविजन के थ्रू थोड़ा सा लिबरलाइज देता है। पंचशील का प्रोविजन हमने जाना था, ये किसने दिया था? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने। और वो क्या बोलते थे कि भाई हमें जो हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देश है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा लिवरेज देना चाहिए, उनको थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए। जैसे अगर हम दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उसमें इसको थोड़ा सा ज्यादा लैंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना छोटा भाई। ये ऐसा ही है जैसे आपके घर परिवार में कोई छोटा सा बच्चा होता है या आपका छोटा बहन भाई होगा, आपके मम्मी पापा ने कहा बेटा तुम बड़े हो, तुम इसको 2 आम एक्स्ट्रा दे दो। ऐसे ही हम लोगों ने छोटे देशों के साथ ऐसा रिलेशन करने की कोशिश की, लेकिन अब धीरे धीरे छोटे देश भी चालाक हो गए। ये अब ज्यादा मांगते हैं, 2 आम से कुछ नहीं होते, बोलते हैं 2 किलो आम चाहिए। इंडिया बोलता है किस लिए चाहिए, बोले नहीं चाइना को बुला लेंगे। इंडिया जब इनकी डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगी तब इंडिया को ज्यादा प्रॉब्लम हुई। शुरुआत में जब इनकी डिमांड कम थी, ये बोलते थे चलो हमें खाना दे दो, इंडिया खाना दे देता था। लेकिन अब इनको खाना नहीं चाहिए, बोले हेलीकॉप्टर चाहिए लड़ने के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। अगर तुम दे रहे हो तो ठीक, नहीं तो हम चाइना से मांग लेंगे, वो मुफ्त में देने को तैयार है। तो नेपाल अब धीरे धीरे चाइनीज कार्ड खेलता है, लेकिन इसमें नेपाल की गलती नहीं है, सब देश ऐसा करते हैं। जैसे जब इंडिया नया नया था तो इंडिया दो सुपर पावरों के बीच इस चीज का काफी फायदा उठाता था। यूएस से हमें फूड देता था,
दूसरी तरफ रसिया हमें हथियार देता था। जब यूएसए फूड देना बंद कर देता था तो हम उससे बोलते थे कि रसिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लेंगे, देख लो तुम्हारी मर्जी है। ऐसे ही हर देश करता है, इंडिया को भी ये बात पता है, क्योंकि हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं और नेपाल भी कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इंडिया उसके बावजूद कैसे यहाँ रिलेशन अच्छे बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे इंडिया बैलेंस करेगा। और इंडिया और नेपाल के बीच एक एग्रीमेंट भी है 1950 का, बॉर्डर एग्रीमेंट या बॉर्डर ट्रीटी। इस ट्रीटी के थ्रू क्या है, इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया आने के लिए किसी को कोई वीजा की लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंडियन सिटीजन नेपाल जा सकता है, कोई भी नेपाल सिटीजन इंडिया आ सकता है। पहला प्रोविजन तो यह है। दूसरा, कोई भी नेपाली पर्सन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ सकता है, उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा और उसे ऐसा माना जाएगा जैसे इंडियन सिटीजन। तो आप लोग देखेंगे आपके आसपास, खासकर दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे नेपाल के लोग इंडिया में काम करते हैं। तीसरा, हमने बोला आपकी डिफेंस सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर कोई भी देश नेपाल के ऊपर अटैक करता है तो इंडियन आर्मी उसको प्रोटेक्ट करेगी, उनके देश को या उनकी टेरिटरी को किसी भी के अंडर नहीं जाने देगी। ये सारी एग्रीमेंट में बातें हैं। लेकिन नेपाल इस पर एक क्वेश्चन उठाता है और वो बोलता है ये एग्रीमेंट सही नहीं है। इंडिया बोलता है क्यों? तो वो बोलता है देखो भाई साहब, जब ये एग्रीमेंट हुआ था हमारी तरफ से आए थे किंग, राजा ने किया था, और तुम्हारी तरफ से किसको भेजा? बस एक राजदूत को भेज दिया। ये हमारी बेइज्जती नहीं होगी? ये ऐसे ही है कि तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आए और उसे रिसीव करने आपके घर में जिसकी सबसे कम चलती हो एक छोटे से बच्चे को बोल दो। और गेस्ट बहुत रेस्पेक्टफुल वाला है, जब आप उसके घर जाते हो तो वो खुद आता है रेड कारपेट के साथ। और अगर हमारे देश में किसी देश का प्रेसिडेंट आए और उसके सामने हम बोले जाओ हमारे विदेश मंत्री से मिल लो, पीएम से नहीं मिलने, इसलिए नेपाल को ये गलत लगा और उसकी बात भी सही थी कि इंडिया ने हमारे साथ वैसा नहीं किया जैसा एक देश के साथ करना चाहिए। इंडिया ऐसे मान रहा है हमें जैसे हम तो इनके घर के हों। एक क्वेश्चन ये उठता है, ये हमारी हिस्टोरिकल मिस्टेक थी, इसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं और हमने इनको कई बार बोला है भैया ठीक है, तुम्हारी तरफ से किंग था, हमारी तरफ से एम्बेसडर था, मान ली बात, लेकिन अगर आप चाहो तो अभी भी हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप अपने पीएम को भेज दो, हमारा पीएम रहेगा, दोनों मिलके बात कर लेंगे। लेकिन नेपाल के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको बेनिफिट भी मिलते हैं इस ट्रीटी के थ्रू। तो इंडिया चाहता है कि भाई जो बेनिफिट मिलता है इसमें भी हम कुछ कमी करेंगे, फिर तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन उनके वहां जब भी इलेक्शन होता है इस मुद्दे को बहुत उठाते हैं और बोलते हैं इंडिया ने हमको कंट्रोल कर रखा है, हमारी सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रखा है, और इंडिया हमारे लिए बिग भाई की, बड़े भाई की तरह काम करता है, बिग ब्रदर है, और हमें बोलता रहता है ऐसे करो, मदेशियों को ये दो, उसको सिटीजनशिप दे दो। ये सारी चीजें इंडिया करता है। तो एक डिस्प्यूट हमारे बीच, दोनों के बीच है इस बॉर्डर ट्रीटी को लेकर। वैसे इससे देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसको है? नेपाल को। इंडिया को इतना फायदा नहीं है, इंडिया को फायदा बस इतना ही है, नेपाल एज अ बफर स्टेट हमारे लिए काम करता है और साथ में छोटा पड़ोसी देश है और कल्चर रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे भी देते हैं। दूसरा जो डिस्प्यूट होता है वो होता है बॉर्डर को लेकर। इंडिया और नेपाल के बीच जो बॉर्डर डिवाइड वाली लाइन है वो एक काली रिवर है। अब ये काली रिवर जहां से जाती है इसको लेके बड़ा डिस्प्यूट है। जब एग्रीमेंट साइन हुआ था बॉर्डर को लेके, उसमें बस इतना लिखा है कि काली रिवर के ईस्ट साइड से नेपाल का बॉर्डर है, वेस्ट साइड में इंडिया का बॉर्डर है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि काली रिवर का ओरिजिन कहां हुआ है। इंडिया बोलता है काली रिवर का ओरिजिन इधर हुआ है जहां पे हम दिखा रहे हैं, या इधर हुआ है। नेपाल बोलता है तुम लोग झूठ बोलते हो, इधर हुआ है। ये नेपाल का मानना है, इंडिया का ये मानना है।
अगर हम नेपाल वाले को मानेंगे तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट उत्तराखंड के लिपू लेक से लगता है, ये वाला हिस्सा नेपाल का हो जाएगा। हम लेकिन लिपू लेक वाला हिस्सा नेपाल को नहीं देना चाहते। उसका रीजन क्या है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चाइना के साथ। ये एक ट्राई जंक्शन है, इंडिया, नेपाल और चाइना। अगर लिपू लेक वाला हिस्सा हमने दे दिया तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा। हो सकता है कल को नेपाल और चाइना के रिलेशन ज्यादा अच्छे हो जाए और लिपू लेक के थ्रू नेपाल चाइना को मौका दे कि तुम इंडिया पर अटैक करो। इसलिए इंडिया इसकी इस डिमांड को नहीं मानता। और डिस्प्यूट तब खड़ा हो गया जब इंडिया एक रोड बना रहा था, एक पुल हमने बनाया था लिपू लेक के पास से मानसरोवर यात्रा के लिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसका इनॉग्रेशन किया। वो पुल बन गया तो नेपाल बोला कि आपने हमसे बिना पूछे पुल बना दिया, हमसे पूछा नहीं, हमारी ट्रीटी है। और नेपाल ने इतना जोश दिखाया, अपना नया मैप रिलीज कर दिया और नए मैप में उसने उत्तराखंड का आधा हिस्सा अपना दिखा दिया। इंडिया भी थोड़ा सा गर्म हो गया। इंडिया बोला पागल वागल हो गए तुम लोग, इतनी बड़ी जल्दी क्या थी, थोड़ा सा बातचीत कर लेते। अरे रोड ही तो बनाया है और वो जब से शुरू से हमारा हिस्सा रहा है। लेकिन वहां पर नेपाल में उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे, तो प्रचंड भाई साहब जो वहां के पीएम के एक कैंडिडेट थे, वो चाहते थे कि मैं लोगों को मोबिलाइज करूं इस बात पे, देखो मैं इंडिया से डरता नहीं। इनका ज्यादातर जो इलेक्शन या पॉलिटिक्स इसी बात पर टिका होता है, कौन इंडिया से डरता है कौन नहीं। अब ये कैसे सो होगा कि आप इंडिया से डरते हो या नहीं डरते हो? तो आप ऐसे स्टेप उठाओ जिससे इंडिया को चैलेंज मिले। इसलिए प्रचंड ने ये सारी चीजें की। फिर उसके बाद इंडिया ने थोड़ा सा अनऑफिशियल काम किया। नेपाल अपने यहाँ जो भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हमारे पोर्ट का यूज करता है, कोलकाता पोर्ट, जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ऐसी कंट्री जिसका सी से बॉर्डर नहीं लगता। तो नेपाल कोलकाता पोर्ट का यूज करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। इसका ऑयल, इसका गैस सब यहीं से आता है। तो हम लोगों ने वैसे तो कुछ किया नहीं, मीडिया में ब्रीफिंग भी हमने नहीं दी, बस एक फॉरेन मिनिस्टर से एक स्टेटमेंट दिलवा दी कि हाँ भाई थोड़ा सा डिस्प्यूट है, नेपाल को हम लोग समझा लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे इस वाले मामले में चाइना इंटरफेयर करे। क्योंकि अगर हम इशू को ज्यादा बड़ा बनाते तो हो सकता था चाइना इसमें इंटरफेयर करता। इसलिए इंडिया इस इशू को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता था। और किसी भी इशू को, चाहे आपके भी किसी से झगड़े हो, उसको ज्यादा बड़ा इशू नहीं बनाना, तो उस चीज पर थोड़ा बात कम करना चाहिए। ये भी एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है। इंडिया नहीं चाह रहा था कि ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया में जाए। नेपाल का मामला ठीक है, नेपाल ने रिलीज किया, इतना बड़ा इशू नहीं होगा। इंडिया रिलीज करेगा तो बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि इंडिया की मीडिया ज्यादा एक्टिव है। इंडिया उस टाइम थोड़ा सा पीसफुल रहा। लेकिन इंडिया ने इनडायरेक्टली इनके यहाँ ट्रक जो जाते थे गैस लेके, सब्जी लेके, उनकी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी। उसके बाद क्या हुआ, नेपाल में सामान मिलना कम हो गया और धीरे धीरे नेपाल में क्या हुआ, जो सप्लाई थी वो रुक गई। जैसे ही सप्लाई रुकी तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ा तो प्रचंड जी की सरकार को भी दिक्कत हुई। एट द एंड प्रचंड जी को थोड़ा झुकना पड़ा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात की कि सर आपके यहाँ वो हो रहा है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर बोले आ गए अपनी लिमिट में। उसके बाद फिर हम लोगों ने इनसे बोला देखो भाई ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट था, हमने मान लिया, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आपने यूनिलेटरली एक मैप भी निकाल दिया। पहले बातचीत तो कर लेते। उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। अब इंडिया नेपाल के बीच रिलेशन बाई एंड लार्ज ठीक है, लेकिन पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे हमारे 1960 से पहले होते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम सिर्फ हमसे ही रिलेशन था। अब चाइना का एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया है और चाइना नेपाल में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करता है वो नेपाल में चाइना करता है। और नेपाल चाइना के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो नेपाल में रेलवे प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, रोड डेवलप कर रहा है। लेकिन फिर भी हम नेपाल को समझाते हैं कि देखो तुम्हारी ज्योग्राफी ऐसी है
चाइना की तरफ अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे तुम्हें बहुत लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ग्रेट हिमालय को पास करना पड़ेगा। ट्रेन वहां से लेके जाओगे तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, और चाइना तुमको फ्री में नहीं दे रहा है, सारा पैसा वसूल कर लेगा। तो तुम्हारा फायदा इसी में कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखो। तो ये बात धीरे धीरे नेपाल के लोगों को भी समझ आई और साथ में उनके मिनिस्टर को भी ये बात सही है। ज्योग्राफी हमें बाउंड करती है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिया को थोड़ा सा डराने के लिए चाइनीज कार्ड खेलेंगे। तो ये लोग चाइना का कार्ड खेलते हैं, लेकिन उनके पीएम ने एक तीसरा मॉडल दिया। उन्होंने बोला क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चाइना और इंडिया दोनों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं? क्या हम लोग एक ट्राइलेटरल मीटिंग नहीं कर सकते जिसमें इंडिया भी हो, चाइना भी हो और नेपाल भी हो? और हम लोग लड़े क्यों? तीनों एशिया से आते हैं, तीनों बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ना, एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ इंडिया और तीसरी तरफ चाइना। हम लोग लड़ी क्यों रहे हैं? तो इसका एक सॉल्यूशन ट्रायंगल के रूप में नेपाल के पीएम ने दिया, और ये बात अच्छी थी। क्योंकि अगर जो लोग कॉम्पिटिटर हैं वो ही साथ में आ जाएं तो कंपटीशन किस बात का? इससे दो फायदा होंगे, एक तो नेपाल की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, दूसरा इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। कम से कम नेपाल को लेके किसी बात पे इशू नहीं होगा। ये एक अच्छा मॉडल उन्होंने दिया कि भाई 2+1, 2 बड़ी पावर इंडिया, चाइना और नेपाल। ऐसा अगर मॉडल हम लोग इंप्लीमेंट करें तो हमारे लिए अच्छा है। और इंडिया और चाइना के बीच पहले से ही ट्रेड रिलेशन तो है ही, माना बॉर्डर डिस्प्यूट है। मैंने कौन सा कहा है कि मेरे बॉर्डर पे करो, ट्रेड को लेके दोनों एक साथ हो जाओ। आप लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो दोनों नीलामी के लिए लड़ते हो। चाइना ज्यादा पैसा बोलता है, कभी इंडिया ज्यादा पैसा बोलता है, दोनों को लॉस होता है। क्यों ना दोनों शेयरिंग ले लो, 50% प्रोजेक्ट तुम डेवलप करो, 50% प्रोजेक्ट चाइना डेवलप करे, दोनों का झंडा उसमें लगे, साथ में नेपाल का भी डेवलपमेंट हो। तो आप लोग लड़ क्यों रहे हो हमारे देश में फिर? तो इंडिया बोला बात तो सही, लेकिन क्या चाइना सही इंटेंशन के साथ काम करेगा या नहीं, ये भी मैटर फंसता है। हो सकता है चाइना थोड़ा इंटेंशन कर रहा है, लेकिन अगर इस मॉडल को इंप्लीमेंट किया जाता है इंडिया के नेबरहुड में चाइना और इंडिया के द्वारा, ये नेपाल का मॉडल नहीं, हम लोग इसे हर देश में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच एक रेस चल रही है, रीजनल पावर के बीच ज्यादा एक तरीके से अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की। तो इस रेस को खत्म करने का तरीका क्या है? इंडिया और चाइना साथ में मिलकर काम करें, कम से कम इकोनॉमिक लेवल पे। अगर ये इन छोटे छोटे देशों की साथ में मिलकर हेल्प करते हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी बचेगी दोनों देशों की, और साथ में रिसोर्स भी, और इन पड़ोसी देशों का डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसका एट द एंड फायदा मिलेगा 21st सेंचुरी को एशिया की सेंचुरी बनाने में। तो इस नेपाल के मॉडल को कहीं ना कहीं हम लोग अपना सकते हैं, और अगर इस मॉडल को हम अपनाते हैं तो सबको बेनिफिट होगा। और ये सबके लिए नॉन जीरो सम गेम है। दो पॉलिसी हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है जीरो सम गेम, मतलब एक का जीतना दूसरे का हारना। जैसे अभी अगर नेपाल में कोई प्रोजेक्ट आए, वो इंडिया को मिल जाए तो इसका मतलब चाइना का लॉस हो गया। तो इंडिया जीता तो मतलब इंडिया के में एक गोल हो गया, चाइना हारा मतलब चाइना का जीरो हो गया। ये होता है जीरो सम गेम। नॉन जीरो सम गेम क्या है? दोनों में से कोई नहीं हारा, दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट चलाया, ना इंडिया हारा ना चाइना हारा, दोनों की इज्जत भी बच गई, साथ में रिसोर्स भी बच गए। इस वाली पॉलिसी को नेपाल बोलता है जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम चलाओ हमारे देश में, और हमें भी फायदा होगा और तुम दोनों की इमेज और इज्जत हमारे पड़ोसी देशों में बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है अगर हम चाहते हैं पीसफुली इनका डेवलपमेंट भी हो और साथ में इनके बीच हमारी सोसाइटी में रिलेशन भी अच्छे रहे। तो ये हमने पढ़ा नेपाल और इंडिया के बीच रिलेशन, और साथ में उसमें एक चाइनीज एंगल, और साथ में उसका एक तरीके से ये देखना कि कैसे ये सारे देश एक साथ आ सकते हैं।
और हमारे साथ सार्क में भी नेपाल इंक्लूड होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसका भी एक मेंबर है। साथ में बिम्स्टेक जो हमने बनाया है उसमें भी हमने नेपाल को इंक्लूड कर रखा है। तो कई बार आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस इंस्टीट्यूशन में इंडिया और नेपाल दोनों मेंबर है। तो पहला तो सार्क में है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसमें दोनों मेंबर हैं। दूसरा ब्रिक्स में नहीं, बिम्स्टेक, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, और उसके बाद नेपाल भूटान को भी हमने इंक्लूड कर लिया कि आ जाओ तुम हमारे छोटे भाई हो, हम तुम्हें भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऐसे दो ग्रुप अभी काम करते हैं जो कॉमन है, जिसमें इंडिया और नेपाल हैं। और साथ में हमारी बायलेटरल मीटिंग भी होती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने शुरुआती फेज में जब आए थे तो उन्होंने अपने शपथ के टाइम सारी नेबरिंग कंट्रियों को बुलाया था, इवन पाकिस्तान के भी आए थे। नवाज शरीफ उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी इंडिया आए थे, और नेपाल के भी पीएम को बुलाया था। तो ये हमारी पड़ोसी पहले या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है कि हम लोग चाहते हैं पहले हमारा पड़ोसी से सपोर्ट मिले, और जिस दिन हमें पड़ोसी से सपोर्ट मिलेगा इंडिया ऑटोमेटिक सुपर पावर बन जाएगा और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का एक लेसन अच्छा होगा। तो ये हमने पहला टॉपिक किया। अब आप लोगों को किसी को नेपाल और इंडिया के लेसन को लेकर कोई डाउट हो या कोई चीज समझ नहीं आए तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? जल्दी बताइए, किसी को ये है कि समझ नहीं आया ये वाला एंगल या मधेसी वाला या काली रिवर को लेके जो डिस्प्यूट है, या इंडिया चाइना और ये सॉल्यूशन जो है ट्रायंगल वाला, अगर किसी को डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। तो मुझे लग रहा है कोई भी डाउट नहीं बता रहा है, तो आप लोग सब समझदार लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला जो रिलेशन आता है वो आता है इंडिया और श्रीलंका का। श्रीलंका आज के टाइम बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। वहां के इकोनॉमी में काफी ज्यादा, एक तरीके से माना जाता है उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्रैश कर गया है। और क्रैश क्यों कर गया है? वैसे श्रीलंका एक अच्छा देश है, पीसफुल रहता है, डेमोक्रेसी है वहां पर, लेकिन आज के टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, या आप कह सकते हो कोरोना के बाद वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और प्रॉब्लम की जड़ जो थी उनके पॉलिटिकल सिस्टम में थी। कुछ फैमिलियां उनके वहां बहुत साल से रूल कर रही थी और उन फैमिलियों ने थोड़ा सा मिसयूज किया। और श्रीलंका की बात करें तो उसकी टेरिटरी में कुछ जोन जो पाए जाते हैं, ये वाला पार्ट श्रीलंका का ईस्टर्न पार्ट है। श्रीलंका में आपको दो प्रमुख कम्युनिटी दिखेंगी, एक तो है ईस्टर्न ये वाला पार्ट, दूसरा है ये नॉर्थ, इस पे एक प्लेस है जाफना, और बाकी जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा सिंगल। श्रीलंका में दो कम्युनिटी रहती है, एक है सिंघाली जो मेजोरिटी में है, दूसरा इनके यहाँ है तमिल जो इंडिया से ही इनके यहाँ गए हैं। इन कम्युनिटी के बीच काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। सिंघाली लोग जो हैं वो बौद्ध रिलीजन को मानते हैं, और इनके यहाँ बौद्ध धर्म कब पहुंचा? जब अशोक ने अपने बेटे को भेजा। अशोक ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ धम्मा के थ्रू पूरे वर्ल्ड में अपने सोशल कोड ऑफ कंडक्ट को पहुंचाया, और इंडिया के साथ साथ अपनी नेबरिंग कंट्री में बौद्धिज्म का प्रचार किया। तब से ही श्रीलंका में बौद्धिज्म अपनाए जाने लगा। तो इनकी यहाँ 80% पॉपुलेशन क्या है? सिंघाली, जो बौद्ध रिलीजन को मानते हैं। और ये लोग मेजोरिटी में, इसलिए पॉलिटिकल लेवल पे भी सारे डिसीजन कौन लेते हैं? सिंघाली लेते हैं। जितने भी प्राइम मिनिस्टर वहां पे बनते हैं, प्रेसिडेंट वहां पे बनते हैं, राजपक्षे ब्रदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो सब भी किस कम्युनिटी है? सिंघाली।
आप लोग अगर श्रीलंका की क्रिकेट टीम को देखोगे उसमें भी मेजोरिटी कौन है, सिंघाली। तमिल लोग बहुत कम दिखेंगे, तमिल लोग वहां पे माइनॉरिटी में। शुरू में श्रीलंका में भी किंग का रूल हुआ करता था। हिस्टोरिकल रिलेशन इंडिया श्रीलंका के अच्छे थे क्योंकि साउथ इंडिया के साथ इनका ट्रेड रहता था। सातवाहन हो या फिर जब विजयनगर एम्पायर का डेवलपमेंट हुआ या संगमेश आई, तो चोला चेर पांडे ने भी श्रीलंका से काफी ज्यादा रिलेशन अच्छे रखे। इसे पहले ताम्रपाली कहा जाता था हिस्ट्री में, और हमें बार बार जिक्र मिलता है कि भाई ताम्रपाली के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन थे, फैमिली रिलेशन भी एक तरीके से रहते थे, और ताम्रपाली में ही रावण रहता था। ये भी बात नहीं, श्रीलंका के यहाँ पहले रावण की एक लंका होती थी, और हमें एक रामेश्वर डैम मिलता है जहां पर राम जी इधर श्रीलंका गए, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। तो ये सारे हिस्टोरिकल चीजें जो श्रीलंका में। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। श्रीलंका में भी जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सबको राइट दिए जाए, इसके बात का डिफर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो इनकी बनी उसमें मेजोरिटी लोग सिंगाली बैठे थे, और वो तमिल को अपना सिटीजन मानते ही नहीं। इसलिए इन्होंने प्रोविजन किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि श्रीलंका का सिटीजन वो है जिसके पेरेंट्स श्रीलंका ओरिजिन के हैं। और तमिल लोगों को यहां पर कौन लेके गया, ब्रिटिश। ब्रिटिश लोग अपने फायदे के लिए लेबर बना के तमिल लोगों को तमिलनाडु से और साउथ इंडिया के एरिया से कहां पे लेके गए, श्रीलंका लेके गए, क्योंकि श्रीलंका में टी की क्रॉप बहुत अच्छी होती है, तो टी बागानों में इनसे काम करवाते थे। साथ में श्रीलंका की जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है कि भाई एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड का मतलब होता है ऐसा कोई भी लैंड का पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, इसलिए यहां पर ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा अच्छा एक सेंटर बनता है। तो श्रीलंका में जब बात हुई सिटीजन कौन, तो इन्होंने बोला जिनके पेरेंट्स श्रीलंका से हैं। इसकी वजह से मेजोरिटी जो तमिल थे वो सिटीजनशिप से बाहर हो गए। जब ये सिटीजनशिप से बाहर हो गए तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से बोला, और साथ में ये इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तमिलनाडु के साथ, क्योंकि फैमिली रिलेशन है, तो तमिल वाले थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, खासकर तमिलनाडु वाले। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि भैया इनको सिटीजनशिप दिलवाओ, ये क्या कर रहे हैं श्रीलंका वाले, तुम्हारी तो चलती है, हम बड़े देश हैं, बोलो ना इसको कि ये माने बात। हमने श्रीलंका के वहां पर उस टाइम भी राजपक्षे रूल करते थे। हमने राजपक्षे जिसे कहा, देखो भाई प्यार से बात मान लो, हमने भी देखो सारी कम्युनिटी को दे रखा है, ऐसे किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का सही तरीका नहीं होता। तो वो बोलता है ये हमारे ओरिजिन के हैं ही नहीं, कल को प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बन गए तो ये तो हमारे ऊपर रूल करेंगे। हम लोग बौद्ध धर्म मानते हैं, ये ब्राह्मण मानते हैं, कल को हमारा तो पूरा रीजन ब्राह्मण हो जाएगा। इंडिया ने इनको प्यार से समझाया, ये लोग नहीं माने। एक और प्रॉब्लम क्या हुई, इन्होंने अपनी जब नेशनल लैंग्वेज की बात आई तो नेशनल लैंग्वेज में क्या बोला, सिंगाली हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और जब पूछा तमिल, तमिल का पता नहीं क्या है, तमिल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज मानने से भी इनकार कर दिया। ना तो उनको सिटीजनशिप राइट मिले, ना उनकी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात हुई। तो कहीं ना कहीं इन तमिल लोगों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, और धीरे धीरे ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा सा बढ़ गया, और श्रीलंका में जैसे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगे आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे श्रीलंका में सिंघाली और साथ में तमिल के बीच कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हुए, और धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस में बदल गए, और ये वायलेंस थोड़ी सी ज्यादा होने लगी। उसके बाद जब पहले तमिल लोगों को जो यहाँ पे रहते थे उनको लगता था इंडिया हमारी हेल्प करेगा, इंडिया ने डिप्लोमेटिक तरीके से इनकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन ये राजपक्षे और इनकी फैमिलियों ने इस बात को सुना नहीं। हमने बोला भैया प्यार से इनको दे दो, फायदे में पड़ोगे नहीं, अब बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे साथ।
लेकिन उन्होंने बोला नहीं, ये हमारा घर का मामला है, हम खुद देख लेंगे, आपको कोई बीच में आने की जरूरत नहीं। तो उसके बाद 1980s के बाद श्रीलंका में एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। तमिल लोगों ने अपने राइट के लिए एक वायलेंट वाली या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम था लिट्टे। लिट्टे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और इस लिट्टे ने श्रीलंका गवर्नमेंट के खिलाफ अपना वॉर लॉन्च कर दिया। और ये लोग ऐसे ही थे जैसे इंडिया में नक्सलवादी लोगों के साथ ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उनके राइट को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। बहुत सारे जो क्रिमिनल लोग थे या आप कह सकते हो माफिया लोग थे, कालीन भैया के तरह के, उन लोगों ने नक्सलवाड़ी एरिया में वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में उन ट्राइबल लोगों के राइट का वायलेशन किया और वहां से माइनिंग करने के लिए जंगलों को काटा, साथ में उनकी वुमेन के साथ रेप किया। सेम चीज हुई तमिल के साथ श्रीलंका में। उसके बाद इन लोगों ने ठानी कि भाई हम बदला लेने के लिए क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इन्होंने हथियार उठा लिए। पहले हमने बहुत समझाया, श्रीलंका को भी समझाया, साथ में इनको भी समझाया, लेकिन इनको भी कोई गलती नहीं थी, तो इन्होंने बोला भैया नहीं, अब तो हम ये करेंगे। और इसके हेड बने प्रभाकर। और ये सिर्फ श्रीलंका की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इन लिट्टे से जुड़े हुए थे हमारे तमिलनाडु के लोग, तो कहीं ना कहीं हमारे तमिलनाडु से भी लिट्टे को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा था। और श्रीलंका में प्रॉब्लम हो रही थी सिक्योरिटी की। जब ये लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन दोनों कंट्रियों में एक तरीके से अपने बेस बनाने लगी, वो लोग श्रीलंका में अटैक करते थे, छुप जाते थे इंडिया में, तो श्रीलंका वाले आरोप लगाते थे कि भैया तुम लोग हमारा साथ नहीं दे। इंडिया बोलता था साथ कहां से दे, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन तमिलनाडु का तमिल है, कौन तुम्हारे वहां का तमिल है, कैसे हम पहचाने और किसको हम आपको दें, क्या सारे तमिल वालों को आपको दे दें? हमने जब तुम्हें बोला था भैया पीसफुली सुधार लो, हम लोग इनसे आपका मीडिएशन करवा देंगे, तब आपने माना नहीं। फिर उसके बाद राजपक्षे और हमारे पीएम राजीव गांधी के बीच उस टाइम जो रूल करते थे जयवर्धने राजपक्षे, धने, ये राजपक्षे फैमिली पहले से ही इनके यहाँ किंग एक तरीके से हुआ करती थी, तो ये फैमिली एक तरह से चली। ये ऐसे ही जैसे इंडिया में कांग्रेस और गांधी फैमिली एक तरीके से चली, तो इनका पॉलिटिकली काफी ज्यादा कंट्रोल है। तो जयवर्धने और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से राजीव गांधी, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में बोला गया कि हम आपकी हेल्प करेंगे। इंडिया ने बोला 1987 में कि हम आपकी हेल्प करेंगे लिट्टे को समझाने में या तमिल लोगों को समझाने में। तो ये एक तरीके से पीस बनाने का एग्रीमेंट था। और इस एग्रीमेंट में कुछ बातें थी। पहला, इंडिया अपनी एक पीसफुल सेना श्रीलंका भेजेगा और ये सेना थोड़ी सी न्यूट्रल रहेगी, और ये सेना लिट्टे वाले लोगों से बोलेगी देखो भैया आप लोग अपने हथियार गिरा दो, हम लोग आपकी बात जयवर्धने से करा देते हैं, और आप लोग जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चाहते हो सिटीजनशिप आपको मिलेगी, साथ में आप चाहते हो आपकी लैंग्वेज को मिले, लैंग्वेज भी मिलेगी। इसके लिए श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया जाएगा, 13th अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट के थ्रू आपको राइट मिलेगा। साथ में श्रीलंका में एक फेडरल मॉडल होगा जिसमें एक सेंटर होगा, बहुत सारे स्टेट होंगे, जैसे इंडिया में है कि भाई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तो चलती है, लेकिन साथ में हम लोगों ने स्टेट बना रखे हैं, यूपी स्टेट है, तमिलनाडु है। इससे फायदा क्या होता है, लोगों को अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो ऐसे मौका इन लोगों को भी आप प्रोविंस बना के आपको मिलेगा, और आप देखो पीएम तो नहीं बन पाओगे लेकिन सीएम जरूर बन जाओगे, चीफ मिनिस्टर। और कम से कम अगर आप ईस्ट इधर और नॉर्थ इधर जाफना वाले एरिया में अगर सीएम बनोगे
तो आपके कल्चर को तो प्रोटेक्शन मिलेगी ना, फिर आपको हथियार क्यों उठाना। लेकिन लिट्टे वाले और तमिलनाडु के लोगों ने राजीव गांधी के इस समझौते का विरोध किया, वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए और उन्होंने बोला कि आप अब बीच में मत पड़ो, हम लोग अपना राइट ले लेंगे और तुम्हें सेना भेजने की कोई जरूरत नहीं। ये राजीव गांधी बोले देखो जरूरत तो है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ श्रीलंका की नहीं बची है, लगभग 10 से 20 लाख तमिल लोग, जब ये सिविल वॉर हुआ इन देश में, एक तरफ श्रीलंका की सेना, दूसरी तरफ लिट्टे, तो 10 से 20 लाख लोग इंडिया के तमिलनाडु में माइग्रेट करके आ गए। और 10 से 20 लाख लोगों के माइग्रेट होने की वजह से इंडिया के तमिलनाडु में और साथ में देश के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमें करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को सेना भी भेजनी पड़ेगी। इंडिया की पीसफुल सेना गई, लेकिन बाजी थोड़ा उल्टा पड़ गई। ये पीसफुल सेना को लगा था हम जाएंगे, ये लोग सरेंडर कर देंगे, सारी चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पीसफुल सेना जैसे इंटर की, लिट्टे वालों ने फायरिंग हुई, इंडिया के बहुत सारे सोल्जर मारे। जब तक सोल्जर नहीं मारे गए थे, इंडिया हार्ड पावर का यूज बहुत कम कर रहा था। जैसे ही सोल्जर मारे गए तो इंडिया ने अपनी हार्ड पावर का यूज करना पड़ा, और इंडिया ने श्रीलंका गवर्नमेंट का साथ दिया कि भैया चलो अब लिट्टे को खत्म करते हैं। तो हमारे बहुत सारे सोल्जर मारे गए। राजीव गांधी को भी समझ आया, जो स्टेप उठाया था पीस के लिए वो बैकफायर कर गया। साथ में राजीव गांधी जी के इस स्टेप से एक तो तमिलनाडु के लोग नाराज हो गए, साथ में नाराज हो गए लिट्टे वाले। अब लिट्टे वाले सिर्फ अटैक श्रीलंका में नहीं कर रहे थे, इंडिया में भी कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने इस लिट्टे को अपने देश में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। धीरे धीरे श्रीलंका में लिट्टे का एंड हो गया, लेकिन लिट्टे ने अपना बदला लेने के लिए अपनी एक महिला को भेजा। एक समारोह में साउथ इंडिया राजीव गांधी जी गए थे, उसने एक माला डाली और साथ में उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे बम लगे थे, जिसे कहते हैं लॉन वॉल्फ अटैक। लॉन वॉल्फ अटैक आप लोगों ने सुना होगा। लॉन वॉल्फ का मतलब होता है अकेला भेड़िया। जब कोई इंसान खुद को मारने के लिए रेडी हो, उस महिला ने अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे बम या एक्सप्लोसिव जो चीजें थी वो लगाई। जैसे ही वो राजीव गांधी को माला चढ़ाई तो वो भी उड़ गई और साथ में राजीव गांधी जी। तो ऐसे राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। जैसे ही राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया, अब हम थोड़े से इमोशनल ना होके हार्ड हो गए, और हमने पहले लिट्टे को बैन किया और फिर उसके बाद प्रभाकर जो उनका लीडर था उसको भी मरवाया। तो ऐसे लिट्टे खत्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इंटरफेयर नहीं किया। हम लोगों ने बोला श्रीलंका को भैया तुम्हारा इंटरनल मामला है, तुम खुद देखो। तब से इंडिया समझा कि भैया किसी के इंटरनल मामले में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और ना किसी के इंटरनल मामले में अपनी कभी सेना भेजनी चाहिए। अभी यूएसए ने अफगानिस्तान से जब वो बाहर जा रहा था 2020 में, उसने बोला इंडिया को अपनी सेना भेजनी चाहिए। इंडिया बोला नहीं, हम लोग एक बार देख चुके हैं भेज के, हमें फायदा नहीं होता। उल्टा वहां के लोगों की नाराजगी मिलती है अलग, क्योंकि हार्ड पावर से दिक्कत होती है। कई बार हार्ड पावर में आप मारना चाहते हो टेररिस्ट को, लेकिन कई बार सिविलियन की भी डेथ हो जाती है। तो हो सकता है जिसके माँ बाप सिविलियन उसमें मरे हों, कल को वो कोई क्रिमिनल बन जाए, कोई टेररिस्ट बन जाए और वो आपके देश से बदला ले। तो हम लोग क्यों अफगानिस्तान जाके या श्रीलंका जाके या किसी और देश में जाके अपने देश के लिए नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा करें। तब से इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री में अपनी आर्मी भेजता है। इंडिया बोलता है पीसफुल रहो, जो बेनिफिट देना है पैसे से दे दो या डिप्लोमेसी के थ्रू दे दो, लेकिन वायलेंस या आर्मी को कभी भी अपने दूसरे देश में भेजने की जरूरत नहीं चाहिए। ये सारी चीजें हमने अपना ली। राजीव गांधी जी की डेथ हुई, फिर उसके बाद लिट्टे के जितने भी लोग इंडिया में भी थे उनको भी न्यूट्रलाइज किया गया। फिर उसके बाद श्रीलंका वालों ने अपना किया।
और श्रीलंका को हमने बोला, फिर उसके बाद ये जयवर्धने फिर से जीत गए क्योंकि सिंघाली लोगों का सपोर्ट मिला, क्योंकि इन्होंने ही लिट्टे को खत्म करवाया। जयवर्धने जीते और जयवर्धने ने इस बात को भी नहीं माना, 13th अमेंडमेंट, बोला ये वाला अमेंडमेंट हम पे थोपा हुआ था, हमें मजबूर किया गया था, हम लोग मानना नहीं चाह रहे थे। उल्टा इमेज और इंडिया की खराब हो गई श्रीलंका में, करने गए थे अच्छा, हो गया सब गड़बड़। लेकिन उसके बाद जब 90s के बाद श्रीलंका का डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे श्रीलंका अच्छा चला। उसके बाद बहुत रेयर केस में तमिल और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे बने हुए हैं श्रीलंका में। फिर उसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच एक तो ये तमिल वाला इशू है ही, दूसरा एक इशू था सी बॉर्डर को लेकर। सी बॉर्डर को लेकर एक जो इशू था, एक आइलैंड था इंडिया, और ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है कच्चा तुविदी या कच्चा तवी आइलैंड। श्रीलंका बोलता है वो हमारा है और इंडिया बोलता था वो हमारा है, क्योंकि तमिल लोग देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो लोग अपनी फिशिंग के लिए वहां पर एक तरीके से क्या करते थे, अपने नेट को सुखाते थे। मछुआरे लोग जो थे अपने जालों को सुखाने के लिए उस आइलैंड का यूज करते थे। लेकिन जब हमारे दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ तो उस एग्रीमेंट में कच्चा तावी आइलैंड को इंडिया ने किसको दे दिया, श्रीलंका। लेकिन तमिल लोग इससे खुश नहीं थे। साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है कि भाई सी बॉर्डर कैसे डिवाइड होगा, उसमें एक रूल चलता है कि 12 नॉटिकल माइल तक जो सी वाटर है वो तो उस देश का होगा जो उसके पास है। 12 नॉटिकल माइल मतलब इंडिया का एक पूरा जोन है, कोस्टल एरिया है वो, उसमें दूसरे देश का कोई राइट नहीं। लेकिन 12 नॉटिकल के बाद 200 नॉटिकल माइल से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब उसके जो रिसोर्स है इंडिया के पास है, लेकिन उस टेरिटरी में किसी और देश का शिप भी आ सकता है ट्रेड करने के लिए, इंडिया उनको रोक नहीं सकता। लेकिन जो हमारे सी वाटर या टेरिटोरियल वाटर के पास आएगा 12 नॉटिकल माइल, वहां पर इंडिया रूल रेगुलेशन लगा सकता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं। और इंडिया और श्रीलंका के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, दोनों के बीच जो सी वाटर है वो लगभग 40 नॉटिकल माइल तक फैला है। अब टेरिटोरियल वाटर पे तो ठीक है, इंडिया अपना टेरिटोरियल वाटर ले लेता है, श्रीलंका अपना ले लेता है, लेकिन जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की तो दोनों का बॉर्डर एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट करता है। उसके बाद हमने वही पंचशील और गुजराल थ्योरी के थ्रू थोड़ा सा श्रीलंका को लिबरेज दिया। 1974 में एग्रीमेंट साइन हुआ इंदिरा गांधी जी के टाइम, और हमने श्रीलंका को बोला भैया कच्चा तवी आइलैंड तुम ले लो। लेकिन मछुआरे लोग जो तमिल थे वो इससे खुश नहीं थे, उन्हें अजीब लगा। और एक और प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के जो कोस्टल वाले एरिया वाले खासकर तमिलनाडु के मछुआरे वो फिशिंग पे काफी ज्यादा डिपेंड, और वो लोग पहले क्या था, कच्चा तीवी आइलैंड था तो वहां पे एक दो दिन रुक भी जाते थे, अब उनके पास रुकने का प्लेस नहीं है। साथ में कच्चा तीवी आइलैंड पर फिशिंग जोन भी अच्छा है, इसलिए भी उनको लगता है। तो कहीं ना कहीं फिशरमैनों को लेके डिस्प्यूट रहता है। जब तक लिट्टे का इशू नहीं था तो श्रीलंका अपने उस टेरिटरी में इंडियन मछुआरों को जाने देता था, क्योंकि उसे लगता था कि भाई इंडिया के साथ फैमिली रिलेशन है, ये मछुआरे हमारा क्या इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ी ना बिगाड़ेंगे। लेकिन जब से इंडिया और लिट्टे का इशू उठा तब से श्रीलंका को डर लगता है। तो जब भी कोई मछुआरा उनकी टेरिटरी में जाता है या तो वो फायरिंग कर देते हैं या उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। जबकि बहुत सारे मछुआरे श्रीलंका के भी इंडिया में पहुंचते हैं, हम उनको गोली नहीं चलाते,
उनको बड़ी प्यार से वापस कर देते। उसका रीजन ये कि इंडिया के लिए सिक्योरिटी का खतरा नहीं और श्रीलंका के लिए सिक्योरिटी का खतरा है, इसलिए श्रीलंका वाले, और साथ में वो लोग भी तमिल हैं और लिट्टे जो ग्रुप था वो भी तमिल था, तो कैसे पहचाने श्रीलंका वाले कि भैया ये टेररिस्ट है या नहीं। तो फिशरमैन का इशू एक बड़ा बन जाता है। और कई बार आप लोगों ने अभी भी न्यूज में सुना होगा, तमिलनाडु के कुछ मछुआरे गए, श्रीलंका की नेवी ने फायर किया और वो मर गए। जैसे ही वो मरते हैं तो काफी ज्यादा एक बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है और तमिल तो हम लोगों ने कई बार समझाया श्रीलंका को कि भैया देखो ठीक है ये फिशरमैन आ गया तो आप गोलियां कम से कम मत चलाया करो, उनको पकड़ ही लिया करो। लेकिन श्रीलंका बोलता है एक तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी ले जाते हैं, तो हमारे जो फिशरमैन है उनको क्या फायदा मिले, उनको फायदा ही नहीं मिल रहा। हमारे फिशरमैनों को मछलियां नहीं मिलती, इसलिए भी हमारी इकोनॉमी का मुद्दा भी है। तो हम सिर्फ इसलिए नहीं मारते कि हमारी सिक्योरिटी का खतरा है, इसलिए भी क्योंकि हम पे रिसोर्स भी नहीं है। और ये एक रियल प्रॉब्लम है धीरे धीरे इस जोन में जो इंडिया और श्रीलंका के बीच लगता है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं पाक स्टेट। जो ब्रिटेन का एक व्यक्ति था उसका नाम था पाक, ये पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, उसी के बेस पे पाक स्टेट। तो इसको लेके काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहता है। और एक और प्रॉब्लम क्या है, इंडिया के जो फिशरमैन है वो थोड़े ज्यादा डेवलप है, वो लोग मैकेनिकल ट्रॉली का यूज करते हैं, मतलब उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट ज्यादा है इंडिया वालों के पास, तो मशीनों का यूज करते हैं और उनके पास एक ट्रॉली है। और ट्रॉली में एक ऐसा नेट है जो बिल्कुल सी के बेसिन में जाता है, तो वो उन मछलियों को तो लाता ही है जो बड़ी बड़ी है, साथ में मछलियों के अंडे छोटी मछलियां वो भी ले आता है। तो श्रीलंका का कहना है हमारे फिशिंग जोन में हम लोग मशीन ट्रॉली का यूज नहीं करने देते, हमारे फिशरमैन अभी भी नेचुरल तरीके का यूज करते हैं, तो उनकी ट्रॉली में थोड़ी कम मछलियां आते हैं। और साथ में वो लोग हाथ से ही बने हुए नेट का यूज करते हैं, इस वजह से मछलियों के अंडे या छोटी मछलियों को नहीं पकड़ते। लेकिन जब आपकी ट्रॉली आती है तो वो सारे एक तरीके से मछलियों और मछलियों के अंडों को ले जाती है। और कई बार ये आपके जो फिशरमैन हैं, जब आपके एरिया में नहीं मिलती मछलियां तो हमारे देश में इलीगली आते हैं, जान पूछ के आते हैं, इनको पता है, उसके बावजूद ये लोग आते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन इसका हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहे एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया। एपीजे अब्दुल कलाम भी एक फिशरमैन वाली फैमिली से जुड़े हुए थे, मछुआरे फैमिली से। तो उन्होंने इस रियल इंसिडेंट को अपने जीवन में जिया है। उन्होंने बोला देखो एक तरीका हो सकता है, पहला अल्टरनेटिव डेज पे अलाउ करो। मान लीजिए मंडे को इंडिया के जो फिशरमैन है वो मछलियां पकड़ेंगे, श्रीलंका के नहीं। इंडिया के फिशरमैनों को मछलियां मिल गई, अब ट्यूसडे वाले दिन श्रीलंका के फिशरमैन पकड़ेंगे, इंडिया के नहीं। ऐसे तीन तीन डे रख दो और संडे रख दो हॉलीडे, मछलियों को भी तो थोड़ा सा बड़ा होने दो। अब सारे डेली मछलियां पकड़ोगे वो भी तो बेचारी बड़ी होंगी ना। तो संडे रख दो हॉलीडे और मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक तीन तीन डे फिक्स कर दो, अल्टरनेटिव डेज पे सब पकड़े। और साथ में एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा ये जो मशीन ट्रॉली यूज करते हैं जो नेट नीचे तक जाता है उसको बैन कर दो इंडिया, ये बैन होना चाहिए कि आप लोग पहले से ही वहां पे मछलियां कम है, ऊपर से आप मशीन का यूज करोगे और ट्रॉली का यूज करोगे तो मछलियों की जो पॉपुलेशन है या उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ेगी नहीं। तो दूसरा ये हमें करना चाहिए। और तीसरा इंडिया के फार्मरों को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी देना चाहिए।
कैसी टेक्नोलॉजी? कि जब वो श्रीलंका के टेरिटोरियल जोन में जाएं तो अलर्ट हो जाए उनकी नाम में। मोदी वाली गवर्नमेंट ने इसके लिए काम भी किया। उन्होंने, जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है, ऐसे ही मछुआरों को एक आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है, और साथ में उनके मोबाइल में सिग्नल आ जाता है। उनकी हर बोट पर एक हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, और वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो बोलता रहता है तमिल लैंग्वेज में कि भैया अभी आप इंडिया जोन में हो, फिर आप तमिलनाडु, आप धीरे धीरे श्रीलंका के जोन के इतने पास आ गए हो। तो जैसे ही वो श्रीलंका की तरफ जाएंगे रेड लाइट जल जाएगी उनके उसमें, और रेड लाइट जलेगी तो उन्हें वापस आने का मौका मिलेगा। ऐसे हमने कर रखा। और साथ में जब से हमारे देश में 2008 में मुंबई अटैक हुआ है, तब से हमारे देश के लिए सी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो गई। इसलिए हमें ये भी जरूरी है कि हमारे देश को पता हो, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को पता हो कि कौन कौन से मछुआरे हमारे हैं। सबको इसलिए हमने आईडी कार्ड बांटा है। अब कोई भी जो हमारे सी वाटर में मछलियां पकड़ता है बिना आइडेंटिटी कार्ड के नहीं रहता, क्योंकि जो ये आए थे अजमल कसाब और ये सारे लोग जो आए थे अटैक करने भारत के ऊपर, इन लोगों ने सी का यूज किया, और इंडिया में 26/11 जो अटैक हुआ। तो ये सारी चीजें आगे ना हो, इस चीज का भी हम ध्यान रखते हैं। तो जितना जरूरी है इंडिया की लैंड बॉर्डर को सिक्योर करना, उतना ही जरूरी है इंडिया के कोस्टल या सी वाले बॉर्डर को सिक्योर करना। इसलिए हम लोग इस प्रोविजन पे काम करते हैं, और साथ में धीरे धीरे हम अपने मछुआरों को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं कि भैया आप लोग अपने खेत में ही पॉन्ड बना लो, और बहुत सारे ऐसे सीड आते हैं जिससे मछलियां बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, और साथ में हर लोग मछलियां क्यों पकड़ रहे हैं, कुछ को एजुकेशन दे दो, दूसरे प्रोफेशन में लगा दो, किसी को टूरिज्म में लगा दो, तो उनके बच्चों को एजुकेशन भी दिया जा रहा है जिससे वो दूसरे प्रोफेशन में जाएं। क्योंकि एक कहीं ना कहीं रीजन ये, सब लोग मछलियां पकड़ते हैं तो बर्डन भी ज्यादा है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट भी ज्यादा है। तो कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इनसे कहें कि भैया सब अपने अपने हिसाब से दूसरा प्रोफेशन भी अपना लो, एक ही प्रोफेशन पे जुड़े ना रहो। तो ऐसे एक तरीके से हम करते हैं। बात करें आज के टाइम की, तो आज के टाइम इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन अच्छे हैं। कुछ डिस्प्यूट जो पुराने वाले थे वो अभी भी है, जैसे तमिल का इशू है। किसी का माइक शायद अनम्यूट है, वो म्यूट कर लेना, वरना हथौड़ा सा लग रहा है मेरे कानों में, जिसका भी है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक तरीके से, एक तो इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी, साथ में हमने धीरे धीरे श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए, देखो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती, इसलिए जब भी हमारे देश में कोalition गवर्नमेंट आती है तो श्रीलंका के साथ रिलेशन थोड़े से खराब से हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को ज्यादा प्रमोट करती है एज कम्पेयर टू स्टेट। मोदी गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने तमिलनाडु स्टेट या असेंबली की बातों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और उन्होंने बोला देखो फॉरेन पॉलिसी के इंडिपेंडेंट मैटर है और ये सेंट्रल लिस्ट में आती है, तो आप लोग ये नहीं कह सकते। जब हमारे पीएम मोदी जी विजिट पे गए 2015 के आसपास, उनके पहले टेन्यूर में उन्होंने सारे पड़ोसी देशों की, आप लोगों ने देखा होगा, यात्रा की थी, इवन पाकिस्तान भी गए थे। आप लोगों ने सुना होगा नवाज शरीफ के बेटे की शादी थी तो उसमें लाहौर गए थे अचानक अफगानिस्तान से हमारे पीएम। तो उन्होंने सारे पड़ोसी देशों की अपने फर्स्ट टेन्योर में यात्रा की थी। इसी इवेंट के थ्रू वो 2015 में श्रीलंका भी गए थे। लेकिन जो तमिलनाडु के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि नहीं जाना चाहिए, श्रीलंका हमारी बात नहीं मानता। लेकिन पीएम मोदी ने कहा देखो भाई ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, और श्रीलंका हमारा बॉर्डर कंट्री और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब वहां पर गए पीएम मोदी तो उन्होंने ईस्ट एरिया की भी एक तरीके से विजिट किया और जाफना को भी विजिट किया, और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे घर बनवाए, 50,000 हाउस हमने बनवाए अपने पैसे से। किसके लिए? तमिल लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए। और इसका विरोध श्रीलंका की गवर्नमेंट ने नहीं किया। इसके दोनों फायदे हो गए, एक तो हमने तमिल इशू को थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश की,
तो इससे तमिलनाडु या तमिल लोगों को अच्छा लगा। और दूसरी बात, हम लोगों ने किसी के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर भी नहीं किया, कोई हार्ड पावर का हमें यूज नहीं करना पड़ा। एक तो ये एग्रीमेंट हुआ, उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि हम लोग यहाँ पे हाउस बना के आए। साथ में इंडिया श्रीलंका में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी डेवलप कर रहा है। इंडिया और श्रीलंका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जीरो ड्यूटी, ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, श्रीलंका को एक मार्केट मिला बड़ा, उनके लोगों को बेनिफिट होगा, हमें भी एक मार्केट मिला, हमारे लोगों को बेनिफिट होगा। तो लोगों को जब बेनिफिट होगा तो पीपल टू पीपल जो रिलेशन है वो अच्छे होंगे, और जब लोगों के बीच रिलेशन अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं देश के रिलेशन भी अच्छे होंगे। साथ में ही इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर डील भी श्रीलंका के साथ की कि हम लोग आपके यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू पावर बनवाएंगे, मतलब एनर्जी डेवलप होगी, आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एक तो एटम बम बनाने के लिए, दूसरा एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं जिसके थ्रू ये सारी चीजें चलेंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो उसमें हम लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, ये भी इनके लिए अच्छा है। साथ में इंडिया इनको, अभी जो इनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, एक तो इंडिया ने अपना पैसा वापस नहीं मांगा, और साथ में इंडिया ने इनको क्रेडिट भी दिया। इंडिया ने बोला कि भैया आपको हम लोन दे रहे हैं, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ब्लैंक चेक करके हम दे देते हैं किसी कंट्री को। मान लिया हमने बोला श्रीलंका को, देखो हम आपको 5 मिलियन की एड दे रहे हैं क्रेडिट में। एड का मतलब होता है हम लोग वापस नहीं लेंगे, फ्री में मुफ्त में देना, दान दे दिया। और क्रेडिट का मतलब होता है इंडिया वापस लेगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म में लिया जाएगा, और साथ में इस पे इंटरेस्ट रेट भी 2 से 3% बस इतना लिया जाएगा। और इस लाइन ऑफ क्रेडिट में जितने पैसे का श्रीलंका यूज करेगा, उतने पैसे पे हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। जैसे हमने 5 मिलियन दिया, लेकिन श्रीलंका ने सिर्फ 2 मिलियन यूज किया, तो 5 मिलियन का इंटरेस्ट नहीं देगा, सिर्फ 2 मिलियन का देगा। और उसमें भी उसको काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड मिलेगा। और जब एड हम लोग देंगे, हम लोगों ने श्रीलंका को एड भी दी थी, कुछ करोड़ रुपए की मोदी जी दे के आए थे, चलो भैया ले लो तुम, 50 लाख रुपए ले लो, 50 करोड़ रुपए ले लो, जब इनकी फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसको हमने बोला देने की जरूरत नहीं। कई बार हम इनको डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट दे देते हैं, अपने हेलीकॉप्टर तेजस दिया था इनको सिक्योरिटी के लिए, वो हम मुफ्त में देते हैं। लेकिन कुछ चीजें इनको क्रेडिट पे हम देते हैं, सस्ते लोन पे। लोन का जो रेट होता है काफी सस्ता होता है, तो इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने श्रीलंका को दे रखी है। और साथ में श्रीलंका और इंडिया के बीच थोड़ा सा कुछ चीजें हम लोग साझा करते हैं, जैसे राम जी की जो कथाएं उसको साझा कर रहे हैं, साथ में बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें उनको भी दोनों साझा करते हैं। तो ऐसे कल्चरल चीज जिन जिन को हम साझा करते हैं, उस पर दोनों देश मिलके टूरिज्म को प्रमोट करते हैं कि श्रीलंका के लोग इंडिया आए, इंडिया के लोग श्रीलंका जाएं। इसके लिए टूरिस्ट वीजा भी चलता है कि आपको अगर श्रीलंका जाना है तो आप टूरिस्ट वीजा पे जा सकते हो, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। आप तुरंत एयरपोर्ट पे जाओगे, आप चाहोगे कि भाई मुझे श्रीलंका जाना है, आपको तुरंत थोड़ी से 1 आध घंटे में वो अवेलेबल हो जाएगा। या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं। ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी ये लोग देते हैं। तो इससे क्या होता है, दोनों देशों के बीच रिलेशन काफी अच्छे बनते हैं। और अब इंडिया और श्रीलंका के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट कुछ बचा नहीं है, सी वाला डिस्प्यूट था वो हमने रिजॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल जो अब आ जाता है, धीरे धीरे श्रीलंका में चाइना का इंटरफेयर बढ़ रहा है। जब हम लोग लिट्टे की वजह से श्रीलंका से थोड़ा दूर होने लगे, उस टाइम उस गैप को फिल किया चाइना ने। चाइना ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया श्रीलंका में,
और इसके चलते चाइना के रिलेशन काफी अच्छे होने लगे और चाइना ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी बनाई। जैसे चाइना ने यहाँ पे एक पोर्ट बनाया, हम्बन टोटा पोर्ट। इसमें चाइना ने काफी ज्यादा पैसा लगाया और साथ में इसके पास ही एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया। चाइना ने इनको क्रेडिट पे पैसा दिया और साथ में बहुत जल्दी तैयार भी कर दिया। पहले इस हम्बन टोटा पोर्ट को बनाने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडिया को मिलने वाली थी, लेकिन चाइना ने थोड़ी अच्छी डील दी क्योंकि उसके पास पैसा थे, तो श्रीलंका ने चाइना को दे दिया। प्रॉब्लम तब हुई, ये हम्बन टोटा पोर्ट बन तो गया, साथ में वो एयरपोर्ट भी बन गया, लेकिन जब श्रीलंका को यहाँ पे इनकम नहीं हुई। पोर्ट तो बन गए, पहले चाइना ने बोला था यहाँ पे बहुत सारे सिपाही करेंगे, ट्रेड हुआ करेगा, तुम लोगों को बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई भी नहीं आया इनके यहाँ। बाज बस उड़ के चले जाते थे, उसी से इनका काम चला। प्लेन खरीदे थे, प्लेन बस खड़े हैं। उससे क्या हुआ, श्रीलंका को लॉस हुआ और श्रीलंका एक तो इनका इंटरेस्ट नहीं चुका पाया, और जब इंटरेस्ट नहीं चुका पाया तो चाइना ने डील दी कि आप ये हम्बन टोटा पोर्ट हमें लीज पे दे दो। उसके बाद 100 ईयर के लिए ये वाला पोर्ट किसने ले लिया, चाइना ने ले लिया। इसी पॉलिसी को कहते हैं चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। चाइना छोटे छोटे इंडिया के नेबरिंग कंट्रियों को डेट ट्रैप में फंसाता है। पहले उनके वहां बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, जब वो पैसा वापस नहीं दे पाते या इंटरेस्ट नहीं दे पाते तो उनसे बोलता है अपना लैंड हमें लीज पे दे दो। आज यहाँ पर सिविलियन कोई प्लेन आ रहा है या शिप आ रहा है, कल को यहाँ पर कोई आर्मी का शिप भी आ सकता है, नेवी का शिप भी आ सकता है। और कई बार हमने देखा है हम्बन टोटा पोर्ट के पास चाइना की सबमरीन भी रुकती है। ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है और साथ में ही इंडिया की एक मोनोपोली जो इंडियन ओशियन में रहती थी उसके लिए भी खतरा है। अभी तक इंडिया एक रीजनल पावर था इंडियन ओशियन में, जहां पर इंडिया सब चीजों को कंट्रोल करता था, लेकिन जब से चाइना ने हम्बन तोता पोर्ट लिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसने ग्वादार पोर्ट बनाया, साथ में उसने म्यांमार में माहे पोर्ट बनाया, ये 3 पोर्ट उसने बनाए और इसी को बोला जाता है स्प्रिंग ऑफ पल्स। चाइना की एक पॉलिसी है इंडिया को घेरने की, स्प्रिंग ऑफ पल्स। मोतियों की माला चाइना बनाना चाहता है और इस माला के थ्रू इंडिया को घेरना चाहता है। इसको एक अमेरिकी रिपोर्टर ने सबसे पहले बोला था कि इंडिया को घेरने के लिए चाइना एक पूरी माला बना रहा है, स्प्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है। जब ये सारी बातें पता चली तो इंडिया भी थोड़ा एक्टिव हुआ, तो इंडिया को भी लगा चाइना चाह रहा है कि धीरे धीरे वो इंडियन ओशियन में अपनी पकड़ बनाए, लेकिन इंडिया के फायदे में बिल्कुल नहीं है क्योंकि इंडियन ओशियन पे शुरू से इंडिया का काफी ज्यादा कंट्रोल रहा है और कोई भी भारी पावर अगर इंडियन ओशियन पे कंट्रोल करती है तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा लॉस वाली चीज। इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि इस वाले एरिया में कोई भी फॉरेन कंट्री आए, इवन हम नहीं चाहते यूएस से भी यहाँ पे आए। लेकिन जब चाइना थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने लगा उसके बाद हम लोगों ने यूएसए, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इनके साथ थोड़े से रिलेशन अच्छे किए और उसके बाद से ही इंडिया एक ग्रुप में शामिल हुआ, जिसको आपको पता भी है कि हम लोग इंडिया और जापान ये सब लोग पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी के लिए एक ग्रुप बनाए हैं जिसका नाम है क्वेड। तो क्वेड का जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं इस डिस्प्यूट से जुड़ा हो। पहले इंडिया इस क्वेड का विरोध करता। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग ये एक तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है और आप लोगों को पता भी होगा भाई इसमें कौन कौन मेंबर है। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंडिया, तीसरा है जापान और चौथा है यूएसए। इन सब के इंटरेस्ट एक साथ मिलते हैं और ये लोग चाहते हैं इंडिया और पैसिफिक एरिया में चाइना की जो पकड़ है वो थोड़ी सी कम बने। इसके अलावा इंडिया ने अपने रीजनल पार्टनरों को जोड़ने के लिए इंडियन ओशियन
रिम कमीशन या रीजनल कमीशन भी बनाया, इंडियन ओशियन रीजनल कमीशन, ये 2008 में बना, मुंबई अटैक के बाद। इंडियन ओशियन रिम कमीशन या एसोसिएशन, जिसमें हमारे आस पड़ोस के मैरीटाइम वाली जो कंट्री हैं वो इंक्लूड हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इन सबको हमने इंक्लूड किया है, मॉरिशस, सेशल्स, ये छोटी छोटी कंट्रियां हैं, इन सबको हम लोग क्या है एक तरीके से इंक्लूड करते हैं, और साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग इनको साथ देते हैं कि कैसे भाई ये सारी चीजों को आगे बढ़ाए थे। अभी न्यूज में एक और डिस्प्यूट था, श्रीलंका की गवर्नमेंट पे आरोप लगा कि उन्होंने लिट्टे पर जब सिविल वार किया था उसमें बहुत सारे सिविलियन को मारा, इसलिए इन्होंने वार क्राइम किया या ह्यूमन राइट के खिलाफ केस किया है। और इसमें वोटिंग हुई, क्या जो श्रीलंका के जो हेड हैं उस टाइम जो थे उन्होंने गलत किया या नहीं। अब वोटिंग हो रही है यूएन में, इंडिया कंफ्यूजन में है, क्योंकि एक तरफ तमिल के लोग चाहते थे कि भाई उन लोगों को जस्टिस मिले जिनके साथ गलत हुआ, दूसरी तरफ इंडिया के रिलेशन है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका चाहता था कि इंडिया इसमें हमारा साथ दे, तीसरी तरफ चाइना किस तरफ जाएगा ये भी मुद्दा था। तो जब उस पर वोटिंग हुई तो इंडिया ने एब्सेंट रहा, इंडिया ना तो श्रीलंका के खिलाफ बोला ना श्रीलंका के साथ रहा, लेकिन वहीं चाइना ने श्रीलंका का साथ दिया खुल। तो उसमें भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट चलते हैं उसमें भी चाइना एक आगे रहा, और चाइना एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में उभर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहली बात तो हमें कल्चर रिलेशन अच्छे करने होंगे श्रीलंका के साथ, साथ में यहां पर भी हम वही ट्राइलेटरल जो हमने नेपाल में देखा उसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में पीस होनी चाहिए, इसके लिए उनकी पॉलिटिकल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और साथ में अपनी पॉलिसी में जो जो चीजें सीखने की जरूरत है उसमें इंडिया ट्रेनिंग दे सकता है। जैसे अभी उनके फेलियर का एक रीजन था, जो राजपक्षे ब्रदर थे वो काफी ज्यादा सब्सिडी देते थे इलेक्शन जीतने के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चाइना से बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप करवाए वो सारे फेल हुए। तीसरी प्रॉब्लम, इन राजपक्षे ब्रदर ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने देश में बोला आज से हमारे देश में ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, बोल तो दिया, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में दिक्कत क्या होती है, शुरुआत में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, और जब शुरुआत में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ फूड क्राइसिस आ गई, एक साथ महंगाई बढ़ी, और जब लोगों को खाना नहीं मिला तो उसके बाद धीरे धीरे इकोनॉमी क्रैश होने लगी, लोग इनकम टैक्स देना बंद कर दिए, और फिर उसके बाद सरकार में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई, मतलब सरकार की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, और सरकार दूसरे देशों से जो भी पैसा लिया था उधार उसका इंटरेस्ट चुका ही नहीं पाई। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, रील अगर देखे होंगी, कैसे वहां के श्रीलंका के लोगों ने एक तरीके से वायलेंस किया और प्रेसिडेंट हाउस को अपने कब्जे में कर लिया, और वो आराम से स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई प्रेसिडेंट हाउस में आराम से बेड पे लेट के सेल्फी ले रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी जिससे वहां पर पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस सब हुई। लेकिन धीरे धीरे अब दोबारा से श्रीलंका की इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है, और फिर उसके बाद यहाँ की आर्मी ने इस पर कंट्रोल कर लिया, धीरे धीरे अब थोड़ा सा ट्रैक पे आ रही है, धीरे धीरे वहां की सिचुएशन सही हो रही है, उनकी गवर्नमेंट ने भी, फिर उसके बाद वहां पे इलेक्शन भी होंगे, और उनके पॉलिटिकल सिस्टम में भी थोड़ा सा चेंज आएगा कि भैया एक परिवार पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परिवार सब्सिडी या कुछ और चीज बेनिफिट देके आप लोगों के डेवलपमेंट को रोक सकता है। तो ये हमने पूरे हॉलिस्टिक वे में और करंट अफेयर में जो श्रीलंका को लेकर न्यूज चलती है उन सारी चीजों के थ्रू जाना है कि भाई इंडिया श्रीलंका के रिलेशन कैसे हैं, और साथ में उसमें चाइनीज एंगल और फिशरमैन का इशू, साथ में लिट्टे का इशू, कैसे लिट्टे ने इसमें एक अपना इंपोर्टेंट रोल निभाया, ये सारी चीजें हमने जानी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जानी। अगला जो आता है वो है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश वाला मैं जब करूंगा, जब आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है। पहले बांग्लादेश इंडियन टेरिटरी का एक पार्ट हुआ करता था,
और ब्रिटिश वालों ने धीरे धीरे बंगाल पे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। और बांग्लादेश में पहले जो, या आप कह सकते हो बंगाल जो इंडिया का प्रोविंस था, उसमें पहले आज का बांग्लादेश, इसके अलावा इंडिया का वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे जोन भी बांग्लादेश का हिस्सा हुआ करते हैं, बंगाल का हिस्सा हुआ करते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग आए और ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया। मुगल का एक जो प्रोविंस था उस पर उन्होंने कब्जा किया। और इस पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि मुगल लोगों से यहाँ पर उन्हें खतरा नहीं था, थोड़ा सा दिल्ली से दूर पड़ता था, उनके लिए फायदे की चीज थी, इसलिए उन्होंने इस वाले एरिया को कब्जा किया। फिर उसके बाद 1905 में आप लोगों ने सुना होगा, एक भाई साहब आए थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का डिवीजन कर दिया। बंगाल को दो पार्ट में बांटा, एक तरफ वेस्ट बंगाल, दूसरी तरफ ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजोरिटी, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी। यहीं से शुरुआत हुई इंडिया में कम्युनल डिवीजन की, या आप कह सकते हो बंगाल के डिवीजन के बाद ही स्टार्ट हुआ पाकिस्तान का ओरिजिन। तो हमारे देश में पहले सब लोग रिलीजियस लेवल पे एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी को। मुगल टाइम पीरियड हमने देखा, दिल्ली सल्तनत हमने देखा, अशोक का टाइम देखा, मौर्य एम्पायर, वहां पे कभी भी इंडिया में दंगे नहीं हुए, कभी भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुई धर्म के नाम पे। इंडिया का कम्युनल वायलेंस होना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और वो भी कब? जब यूरोपियन लोग आए। तो उनके फायदे की चीज ये थी कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रहे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेले। तो पहले ये सारी चीजें हुई, और धीरे धीरे आपको पता है भाई, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल डिवीजन किया। फिर कांग्रेस के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया गया, मुस्लिम लीग। 1906 में सलीमुल्लाह खां, जो ईस्ट बंगाल के एक तरीके से मेन कर्ता धर्ता बने, वो उसने मुस्लिम लीग के हेड बने और ये मिंटो के सामने गए, और वहीं से इंडिया में कम्युनल डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी। उसके बाद इंडिया में 1909 में एक एक्ट ब्रिटिश लोग लाए, मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई। ये एक दूसरा स्टेप था जो इंडिया के डिवीजन का रीजन बना। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था, जैसे अभी भी हमारे देश में रिजर्वेशन होता है कि भाई कुछ सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट एससी एसटी है लेकिन वोट सब लोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है वोट ब्राह्मण नहीं दे सकता, मुस्लिम नहीं दे सकता, सबको वोट देना अलाउ होता है, मतलब वोट देने वाले ऑल हैं। लेकिन इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू क्या कहा, कैंडिडेट ओनली मुस्लिम और वोट देने वाला भी ओनली मुस्लिम। अब जब कैंडिडेट भी मुस्लिम और वोट देने वाला भी मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं डिवीजन बनेगा। अब जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग का ज्यादा भाव कम देगा, थोड़ा सा भाव कम देगा। तो सीधा जी क्या कर दिए, कोल्ड ड्रिंक लग रहा है एक साथ खोल दिया आप तो। ठीक है, खुशीदा जी आप अपना म्यूट करना। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, ये कम्युनल वायलेंस बढ़ी। ओनली मुस्लिम कैंडिडेट, ओनली मुस्लिम वोटर। इससे प्रॉब्लम ये हुई, अब मुस्लिम कैंडिडेट कहीं ना कहीं हिंदू या और रिलीजन के जो लोग थे उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, या कहो वो कम्युनिटी वाले लोग इनको अपना एमपी या एमएलए मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये कुछ देते ही नहीं थे। इनसे हिंदू लोगों ने बोला भैया हमारी नाली साफ करवा देने, बोलते हाँ तुम तो बड़ा वोट देते हो जो तुम्हारी नाली साफ करवाएंगे। ये ब्रिटिश की पॉलिसी का हिस्सा था, इसलिए गांधी जी कहते हैं
इंडिया के डिवीजन का रीजन ना जिन्ना है ना मुस्लिम लीग, मिंटो है, मिंटो। मिंटो ने सब किया है, सेपरेट इलेक्टोरेट ने सारी चीजें की है, या फिर कर्जन है जिसने ये दिमाग लगाया कि बंगाल का डिवीजन हो। उसके बाद मुस्लिम लीग धीरे धीरे एक पार्टी बनती गई और एक कम्युनिटी के बेस पे आगे बढ़ती रही। शुरुआत में जिन्नाबाद काफी लिबरल थे, वो कांग्रेस के साथ थे, और उनके गुरु भी गोखले साहब थे जो गांधी जी के गुरु थे, तो दोनों सही थे, सारी चीजें अच्छी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, इलेक्शन हुए इंडिया में इलेक्शन हुए, एक तरफ मुस्लिम लीग खड़ी है, एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, और इस इलेक्शन में कांग्रेस मेजोरिटी से जीती। और एक प्रॉब्लम थी, सेपरेट इलेक्टोरेट में कहीं नहीं लिखा था मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम लीग से होगा। कांग्रेस ने भी अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए सेपरेट इलेक्टोरेट वाली सीट पर, और जनता ने कांग्रेस के लोगों को चुना भी। ये सारी चीजें मुस्लिम लीग इस वजह से बड़ी भड़क चुकी, बोली ये तो बड़ा गेम खेल गए, और ये बोले वायसराय को जाके कि भाई साहब ये ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो वायसराय ने बोला कहाँ लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम लीग वाले ही मुस्लिम है, कांग्रेस वाले भी तो मुस्लिम हो सकते हैं, कहीं पे लिखा है। तो वो लोग सही जीते हैं, इलेक्शन क्या गलत हुआ है, और तुम्हारे मुस्लिम लोगों ने उनको चुना है, ऐसा भी नहीं हो कि उन्होंने कुछ गलत किया हो। यहां से जिन्ना का दिमाग थोड़ा खिसकने लगा, और फिर उसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग का एक समिट होता है लाहौर। वहां पर पहली बार पाकिस्तान के प्रोविजन को माना जाता है, तो बोला अगर हम लोग अलग नहीं हुए तो कहीं ना कहीं हमेशा इनका गुलाम बन के रहना पड़ेगा, कभी हम लोग पीएम प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। ऊपर से अंग्रेज लोगों ने इनको डरा दिया था, देख रहे हो मेजोरिटी में ज्यादातर हिंदू हैं, तुम लोग कैसे पीएम बनोगे, कैसे प्रेसिडेंट बनोगे, ये सारी चीजें एक तरीके से बता दी। और धीरे धीरे पाकिस्तान की डिमांड इंडिया में होने लगी, और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है धीरे धीरे इंडिया में कुछ मिशन आए, और एक टाइम आया 1939 से 45 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश लोग बड़ी बुरी तरह हार रहे थे। एक तरफ जर्मनी पीट रहा था, दूसरी तरफ जापान ने यूएसए को भी पीटा, उसके पोर्ट हार्बर पे भी हमला किया। तो ऐसा लग रहा था जो मित्र वाला ग्रुप है वो हारने वाले। इसलिए रूजवेल्ट जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो चर्चिल को बोलता है जल्दी इंडिया वालों को इंक्लूड करो, लेकिन इंडिया वालों ने इनका सपोर्ट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोग शामिल हुए थे तो उस टाइम इन लोगों ने उसके बाद हमें क्या दिया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, हमारे लोगों को मार दिया। गांधी जी ने खुद छोटे छोटे बच्चों को बेटा बोला बेटा जाओ इनके साथ युद्ध लड़ने, फिर उसके बाद कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मिला? रॉलेट एक्ट, ब्लैक कानून, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। इसलिए इस बार के वर्ल्ड वॉर सेकंड में इंडिया ने इनका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन चर्चिल पर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा था रूजवेल्ट का। धीरे धीरे यूएसए वर्ल्ड की सुपर पावर के रूप में उभर रहा था, डिक्लाइन हो रहा था यूके का। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक तरीके से लॉस हो रहा था, और साथ में जर्मनी वाला हिटलर उनकी कॉलोनियों को कंट्रोल कर रहा था, और उन्हें डर लग रहा था धीरे धीरे जापान भी साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, यहाँ पर भी कंट्रोल करना स्टार्ट हो रहा था। और ब्रिटिश लोग सारी चीजों को जला के भाग रहे थे, पैसे जला दे रहे थे, ऑयल था ऑयल जला दे रहे थे, खाना था खाना जला दे रहे थे। इंडिया को डर लगा कहीं हमारे देश में भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए इंडियन लोगों ने या गांधी जी की लीडरशिप में एक छोटा सा मूवमेंट किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसका मेन पर्पस था, वो 1940 में हुआ, उसका मेन पर्पस था ये मैसेज देना, इंडिया ना तो इन कंट्रियों के साथ है जो डेमोक्रेटिक अपने आप को बोलती हैं, और ना इंडिया जर्मनी जापान के खिलाफ है जो नाजीवाद और फासिज्म को मानते हैं। हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं समझते। यूके अगर डेमोक्रेटिक है तो अपने देश में, हमारे देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है उसकी। ये मैसेज हमने दिया, और साथ में गांधी जी का थोड़ा सा वो भी था, लिबरल थे,
गांधी जी बोले ये बेचारे वैसे ही पिट रहे हैं, इनको ज्यादा तंग नहीं करना। ये मैसेज हमने दे दी। उसके बाद ब्रिटिश वाले 1946 में जब युद्ध खत्म हो गया, यूएसए ने न्यूक्लियर बम फोड़ा, किसके ऊपर? जापान के ऊपर। जापान में न्यूक्लियर बम गिरा, जापान ने सरेंडर कर दिया। उधर दूसरी तरफ यूएसएसआर रसिया ने जर्मनी के हिटलर को हराया, वहां पर भी एक तरीके से पीस हो गई। तो ये लोग जीत तो गए लेकिन काफी ज्यादा लॉस हो गया। और अब ब्रिटेन के सोल्जर बिल्कुल थक चुके थे, बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं की थी इंडिया जाके इंडिया को कंट्रोल करे। दूसरा, इंडिया में नेशनलिज्म मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था, अब इंडियन सोल्जर भी हमारे साथ खड़े थे। 1946 में इंडियन नेवी का भी रिवॉल्ट होता है, और ये उस रिवॉल्ट की याद जलाता है जब इंडियन आर्मी ने रिवॉल्ट किया था 1857। तो अब ब्रिटिश को समझ आ गया था इंडिया को फ्रीडम देने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक इशू था, फ्रीडम मिले कैसे? एक तरफ जिन्ना अपनी बात को लेकर अड़िग था पाकिस्तान से, ब्रिटिश लोग सोच रहे थे अगर पाकिस्तान का डिवीजन होगा तो बहुत सारी सेना चाहिए, ये हो सकता है वायलेंस हो जाए, सिक्योरिटी, बॉर्डर डिवाइड करना है। तो वो लोग उस टाइम इस मूड में नहीं थे कि दोबारा से कोई हमारे सोल्जर जाए, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पैसा भी नहीं बचा था उनके पास। और इंडिया अब उनकी एक प्रॉफिट वाली कॉलोनी नहीं बची थी, क्योंकि इंडिया से लॉस ज्यादा हो रहा था, प्रॉफिट कम हो रहा था। इसलिए नहीं चाहते थे कि इंडिया में अब हम ज्यादा देर रुकें। तो ये लोग इंडिया को आजादी देना चाहते थे। तो कैबिनेट मिशन इंडिया आता है और वो बोलता है इंडिया में एक फेडरल होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, साथ में बोलेगा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है उसको राइट दिया जाएगा। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, प्रोविंस को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट राइट होगा, जैसे यूएसए में होते हैं। वो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं अगर, लेकिन देश से अलग होने की आजादी नहीं। इस चीज से मुस्लिम लीग और जिन्ना नाराज हो गए, और इन लोगों ने बोला लड़कर लेंगे पाकिस्तान। उसके बाद इंडिया में सिविल वॉर हुआ। फिर आप लोगों ने गदर टू मूवी का, या गदर वन मूवी का, टू का नहीं, गदर वन मूवी का एक सीन देखा होगा कि जब ये सिविल वॉर हो रहा था इंडिया के अंदर। सिविल वॉर का मतलब होता है जब किसी एक टेरिटरी में रहने वाले लोग आपस में लड़ने लग जाएं वायलेंस तरीके से। तो हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार रहे थे। तो गदर वन मूवी में पहला ही सीन आता है जब पाकिस्तान से ट्रेन आती है, तो उसमें बहुत सारे हिंदू और सिख लोग थे, उनकी बॉडी दिखती है। और जब इंडिया से ट्रेन पाकिस्तान जाती है तो उसमें सारे मुस्लिम लोगों की बॉडी थी। अब इंडिया को दो बुराई में से एक बुराई को चूज करना था, या तो सिविल वॉर होगा या देश का डिवीजन होगा। ब्रिटिश लोग बिल्कुल हाथ खड़े हुए थे, अपनी पुलिस का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे थे, जो करना था इंडियन लोगों को करना था। उसके बाद कांग्रेस ने मान लिया कि भैया ठीक है, डिवीजन होना ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू सिविल वॉर, क्योंकि सिविल वॉर में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और साथ में हो सकता है देश के दो से भी ज्यादा टुकड़े हो जाए। उधर साउथ इंडिया में द्रविड़ नाडु की मांग चल रही थी, इधर हैदराबाद का निजाम अपना राग डाल रहा था, उधर जम्मू कश्मीर में भी हरि सिंह बोल रहे थे मैं भी अलग रहूंगा। तो इंडिया को लगा इतना ज्यादा डिस्प्यूट होने से अच्छा है इतने ज्यादा डिवीजन हमारे हों, इससे बढ़िया दो ही हो जाए। फिर पटेल जी बोलते हैं अपनी बात कि जब बॉडी के किसी हिस्से में पॉइजन हो जाए या जहर फैल जाए तो अच्छा है उस बॉडी के पार्ट को ही काट दो, वरना पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। उनका कहने का मतलब था अब मुस्लिम लीग के थ्रू हम लोग नहीं चल सकते, अगर ये रहे भी साथ तो हो सकता है हमारे देश का डेवलपमेंट ही ना हो, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी अब ऐसी हो गई है, उन्हें लगता है कि हमारा डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान आता है जिसे हम कहते हैं डिकी बर्ड प्लान। तो लॉर्ड माउंटबेटन टन का प्लान आएगा 1947। इस प्लान को ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया जाएगा और इंडिया में आएगा 1947 एक्ट। इसमें पहले इंडिया का डिवीजन होगा,
और 14 अगस्त को पहले पाकिस्तान को फ्रीडम मिलेगी, 14 अगस्त 1947। उसके बाद इंडिया को फ्रीडम 15 अगस्त 1947। दोनों देश अलग हो गए। उसके बाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया। 26 जनवरी को चूज किया क्योंकि ये एक यादगार दिन था जब 1930 में लाहौर, जो 1929 में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके हेड थे नेहरू जी। उन्होंने बोला पूर्ण स्वराज, और रावी रिवर के तट के पास इंडियन फ्लैग को फहराया। इस चीज को यादगार बनाने के लिए, वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इस चीज को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया। इसलिए 26 जनवरी को हमारे देश में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जिसका हेड ऑफ स्टेट या देश का मुखिया चुना हुआ हो, छटा हुआ नहीं। जैसे हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली, लेकिन यूके का हेड ऑफ स्टेट है, उनकी रानी या राजा, उनका इलेक्शन नहीं होता। इसलिए यूके अपने आगे रिपब्लिक नहीं लगा सकता, इंडिया लगा सकता है, क्योंकि इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कोई राजा रानी नहीं। इलेक्शन होता है, मुर्मे जी का इलेक्शन हुआ तब जाके वो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। दोनों देश अलग हो गए, इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, धीरे धीरे इंडिया की गाड़ी पटरी पे आने लगी। हमारे देश में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में डिस्प्यूट बना हुआ है। पहले तो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफी टाइम लगा। पाकिस्तान के दो पार्ट हैं, इधर वाला वेस्ट पाकिस्तान और एक इंडिया वाली साइड ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश अब है। ये दो पार्ट हैं। एक तो इन दोनों टेरिटरियों के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया ने इनको ट्रांजिट रूट दिया, भैया आप आ सकते हो, लेकिन हम सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, कोई पता नहीं हथियार वथियार लेके आ जाओ। तो इस ट्रांजिट रूट में कुछ टर्म एंड कंडीशन हो, तो हमने इनको ट्रांजिट रूट दिया। जब इनका पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो एक इशू उठा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, नेशनल लैंग्वेज। तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया उर्दू। यहीं से शुरुआत हुआ डिवीजन का, बांग्लादेश बनने का। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाया। ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग बोले हम तो रसगुल्ला खाते हैं, तुम लोग ये कह दिए उर्दू सीखो। क्यों सीखे भैया? आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बनेगा, आपका बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम लोगों को उर्दू आती नहीं, हमें बांग्ला आती है, तो हमारी बांग्ला भाषा को भी इंक्लूड कर लो। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना। यहीं से स्टार्ट हुई एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की। साथ में पॉलिटिकल सिस्टम पर जो कंट्रोल था वो वेस्ट पाकिस्तान वालों का ज्यादा था, और वेस्ट पाकिस्तान में भी पंजाब वाले प्रोविंस का, जो लाहौर, वो गाना सुना ना, लग दी लाहौर दिया, तो उस लाहौर का सबसे ज्यादा पकड़ रहता है। वहीं से इनके सैनिक के प्रमुख बनते हैं, वहीं से इनके पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे इमरान खान देखो या उससे पहले जो भी इनके प्रेसिडेंट या पीएम बने, नवाज शरीफ देखो, सब पंजाब वाले स्टेट से हैं। सारा सिस्टम इनका पंजाब से चलता है। पंजाब के अलावा और प्रोविंस से बहुत कम लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुंचते हैं। तो बांग्लादेश वाले एरिया वाले को या ईस्ट पाकिस्तान वाले को थोड़ा सा डर लगा, और इन्होंने बोला भैया हम आपकी बात नहीं मानते। वेस्ट पाकिस्तान वाले ने बोला ठीक है, आप इलेक्शन होगा, आप इलेक्शन में जीत जाओ, हम आपकी बात मानेंगे। इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान के लीडर जीत गए, शेख हसीना के पिताजी जीत गए, मुजीबुल रहमान। ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे मुजीबुल रहमान, वो जीत गए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान या पंजाब वालों का थोड़ा सा मुंह लटक गया। वो पावर देना नहीं चाहते थे। इलेक्शन में जीत के मुजीबुल रहमान ही, लीगली देखा जाए तो उन्हीं को बनना था। उनको बुलाया, पहले बोले आ जाओ। मुजीबुल रहमान जी गए,
उनको पकड़ के रख लिया, वापस ही नहीं भेजा। इस बात से ईस्ट पाकिस्तान के लोग नाराज हो गए कि हमारे लीडर को वापस भेजो। गए थे बेचारे शपथ लेने, उनको पिटाई विटाई कर दी। और जब ईस्ट पाकिस्तान वाले लोगों ने थोड़ा ज्यादा किया तो पाकिस्तान की आर्मी ने इन पर अटैक कर दिया। मतलब अपने ही लोगों पर पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस फोर्स का यूज किया, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत कम देश ऐसा यूज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया। तो 1971 में ये सब किया। तो उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक थोड़ा सा एक्सट्रीम एक ग्रुप बना, मुक्ति वाहिनी। और मुक्ति वाहिनी बनी और इन्होंने भी हथियार उठा लिए। बहुत बेकार तरीके से इनकी आर्मी ने उनको पीटा, किसी को मारा, वुमेन का रेप किया, ये सारी चीजें हुई। बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का। इसकी वजह से बहुत सारे लगभग 20 लाख पाकिस्तानी लोग इंडिया आ गए। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया गए, कुछ लोग वेस्ट बंगाल आए। हम लोगों की भी हालत उस टाइम सही नहीं थी। फूड क्राइसिस इंडिया में चल रहे थे, हम ही फूड के लिए यूएसए पे डिपेंड थे। हम 20 लाख और लोगों का माइग्रेशन जब हमारे देश में हुआ तो हमें भी दिक्कत हुई। हमने पाकिस्तान के लीडर से बोला कि भैया ये तुम्हारा घर का मामला है, थोड़ा सही से सुलझाओ। ये लोग हमारे यहाँ आ रहे, तुम पीट क्यों रहे? बोलते तुम कौन होते हो हमसे बोलने वाले? इंडिया वाले बोलने वाले नहीं होते, लेकिन आपके लोग हमारे घर में आ रहे तो तब हमने बोला है। आप अपने घर में कुछ भी करो, हमें कोई मैटर नहीं, लेकिन हमारे घर में आएंगे और हमें दिक्कत होगी तो मैटर है। इस बात से पाकिस्तान चढ़ गया और पाकिस्तान बोला तुमने ही वो मुक्ति वाहिनी बनाई है। तो इंडिया बोला हाँ बनाई है, बताओ क्या करोगे। इस बात से चढ़ के पाकिस्तान ने इंडिया के एक एयरबेस पे अटैक किया। पंजाब में एक एयरबेस पे उन्होंने अटैक किया। हम लोगों को बात ये पहले से ही पता थी, हमने सारे प्लेन अपने नीचे छिपा रखे थे। हम बस वेट कर रहे थे कि कब पाकिस्तान हम पे अटैक करे, फिर हम इन पे करें। तो उसके बाद पाकिस्तान ने अटैक किया। उसके बाद हम लोग भी रेडी थे। इस टाइम हमारे देश की पीएम थी इंदिरा गांधी। 1971 का टाइम, इंदिरा गांधी पीएम। इंदिरा गांधी ने हमारी डिफेंस फोर्स को पूरा मौका दिया और बोला अटैक करो। उसके बाद कुछ हमारे सैनिक इधर गए, कुछ इधर गए। कुछ लोग इधर गए, कराची पोर्ट को घेरने के लिए हमारी नेवी गई, क्योंकि पाकिस्तान का सारा ट्रेड कराची पोर्ट से होता है। एक बार आपने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे कंट्रोल कर लिया तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती वॉर लड़ने की, क्योंकि उनके पास ऑयल, एनर्जी, इन सब का पूरा है। तो हमने कराची पोर्ट को एक तो कंट्रोल कर लिया, दूसरा यहाँ पे मुक्ति वाहिनी सेना ने हमें सारे रास्ते बता दिए। तो पाकिस्तान के लगभग 90,000 सोल्जर ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे हाईएस्ट है जब किसी सेना ने इतने बड़े लेवल पे सरेंडर किया। तो पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने सारे रास्ते बता दिए और पाकिस्तान के साथ ये सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद इंदिरा गांधी और उनके पीएम आए और शिमला एग्रीमेंट हुआ। 1971 का शिमला एग्रीमेंट, हिमाचल की कैपिटल। वहां पे हमने बुलाया उनको और बोला भाई साहब आइए। और फिर हमने उनसे बोला देखो, एक तो पहली बात ये, अब एक नया देश बनेगा जिसका नाम होगा बांग्लादेश। तो 1971 में एक नया देश बना जिसका नाम है बांग्लादेश। तो इंडिया में बांग्लादेश बन गया, एक नया देश। इंडिया को इससे क्या फायदा हुआ? इंडिया को फायदा ये हुआ कि अब हमें पाकिस्तान से दो फ्रंट से खतरा नहीं था। पहले हमें ईस्ट पाकिस्तान से भी खतरा होता था, वेस्ट पाकिस्तान से भी खतरा होता था, लेकिन अब सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान से खतरा है, ईस्ट पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि जिसको हमने फ्रीडम दिलाई वो हम पे अटैक नहीं करेगा, इतना जरूर होता है। इसलिए बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। और शेख हसीना जो आई हैं, इनकी पूरी फैमिली को इनकी आर्मी ने खत्म कर दिया। शेख हसीना को हमने बचा लिया, इंडिया से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद वो वहां की पीएम बनती है, कई सालों से वहां की पीएम है। तो इसलिए शेख हसीना की काफी ज्यादा चलती है। और अभी भी आपने देखा होगा G20 समिट में, वैसे बांग्लादेश मेंबर नहीं है,
लेकिन हमने बांग्लादेश को बुलाया है G20 समिट में अपनी तरफ से एज अ गेस्ट, और बांग्लादेश की काफी रेस्पेक्ट भी हम करते हैं। इंडिया को बांग्लादेश काफी हेल्प करता है सिक्योरिटी के मामले में। टेररिस्ट लोगों को बांग्लादेश से एंट्री नहीं देता। साथ में ही इंडिया नॉर्थ ईस्ट एरिया में अपना ट्रेड डेवलप करना चाहता है और उसको भी कनेक्ट करना चाहता है। उसमें भी बांग्लादेश हमें ट्रांजिट रूट देने के लिए तैयार है, और उसने अपने कई सारे पोर्टों का यूज करने को हमें मौका दिया है। उसका एक पोर्ट है चटगांव। चटगांव पोर्ट से हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाते हैं शिप के थ्रू, और इंडिया का नेशनल वाटरवे जो बनता है गंगा रिवर के ऊपर, गंगा और यमुना के ऊपर, उस नेशनल वाटरवे 1 का यूज करके हम लोग चटगांव पोर्ट जो कोलकाता के पास में ही पड़ता है बांग्लादेश में, उसके थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहुंच जाते हैं। उससे फायदा क्या होता है, हमें अब ये दिक्कत नहीं रहती। चिकन नेक हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया जिस एरिया से जुड़ता है वो ऐसा है जैसे मुर्गे का गर्दन, बहुत छोटा एरिया है, और कब वहां पे चाइना कंट्रोल कर ले ये हमें डाउट रहता है। इसलिए हम दूसरे रास्ते खोजते हैं। इसलिए हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद हम लोगों ने 100 अमेंडमेंट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बांग्लादेश और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता था बॉर्डर एरिया को लेकर। कुछ एरिया या आप कह सकते हो कुछ विलेज जो थे तो बांग्लादेश में, लेकिन उन पर टेरिटरी का कंट्रोल ऑफिशियली इंडिया का था। ऐसे ही अपोजिट था, कुछ विलेज थे इंडिया में, लेकिन उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड किसके पास है, बांग्लादेश के पास। तो हमने बोला देखो भैया इन चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ज्यादा विलेज इसको दिए बांग्लादेश को, क्योंकि हमारा छोटा पड़ोसी देश है। छोटे पड़ोसी देश के साथ हम थोड़ा लिबरल होते हैं। तो 100 एग्रीमेंट के साथ हम लोगों ने लैंड बॉर्डर एक्सचेंज किया। और अच्छी बात ये रही, इस एग्रीमेंट को हमारी पार्लियामेंट ने मेजोरिटी के साथ पास किया। ना कांग्रेस ने और बीजेपी तो थी, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। ये बांग्लादेश को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों का बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। साथ में ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड भी काफी ज्यादा होता है, और हम लोगों ने सार्क वाले उसमें एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया है, BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में क्या है कि बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल के जो व्हीकल हैं, चाहे प्राइवेट हो या कॉमर्शियल, वो बिना वीजा के एक दूसरे के यहाँ जा सकते हैं। फायदा क्या होगा, ट्रेड डेवलप होगा, दोनों देशों को फायदा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। साथ में ही इंडिया बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी हेल्प करता है। हम लोग इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और बांग्लादेश भी इंडिया की हेल्प करता है, चाहे सिक्योरिटी के मामले में हो या इंडिया का मेक इन इंडिया अगर हमें डेवलप करना है। तो बांग्लादेश में काफी पॉपुलेशन है, और बांग्लादेश में इंडियन प्रोडक्टों की काफी ज्यादा वैल्यू भी है, और ये लोग इंडिया से प्यार भी करते हैं। क्यों, उसका रीजन हम लोगों ने इनको आजादी दिलाई। इस वजह से मेक इन इंडिया को बढ़ाना हो या इंडिया की सिक्योरिटी की बात हो, उस मामले में बांग्लादेश हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है। और अगर बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे बनते हैं तो कहीं ना कहीं नेबरहुड में भी हमारा रिलेशन अच्छा होगा। लेकिन बांग्लादेश में भी वही प्रॉब्लम जो हमने सब जगह देखी, एक तो चाइना कार्ड, चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन अब धीरे धीरे बांग्लादेश को समझ आ गया है, जैसे जैसे श्रीलंका डेट ट्रैप में फंसा, साथ में पाकिस्तान भी फंसा, उसके बाद धीरे धीरे बांग्लादेश से चाइनीज को अपने प्रोजेक्ट देने बंद कर रखे हैं, और वो इंडिया पर ज्यादा भरोसा करता है, और वहां के लोग भी इंडिया को ज्यादा मानते हैं। इसलिए इंडिया बांग्लादेश के बीच जो टाइज हैं काफी अच्छे हैं, और हमारे बीच लैंड बॉर्डर जब से नहीं रहा है तब से और ज्यादा हो गया। एक जो इशू जो सबसे ज्यादा रहता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, वो है एक तिस्ता रिवर को लेके। तिस्ता एक रिवर है जो निकलती है सिक्किम से। बांग्लादेश चाहता है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को इंडस रिवर के ऊपर थोड़ा सा लिबरेज दिया, ऐसे ही इनको भी तिस्ता रिवर पे दे। इन प्रॉब्लम ये है, वो सिक्किम से निकलने के बाद वेस्ट बंगाल से जाती है,
फिर बांग्लादेश पहुंचती है। और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि तिस्ता रिवर पर ज्यादा कोई एग्रीमेंट हो, क्योंकि उनके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में बांग्लादेश के लोगों को भी इरिगेशन चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोगों को भी चाहिए। इस वजह से वो बोलते कि भैया नहीं, तिस्ता रिवर पे नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में दी दी है। और वाटर का जो लिस्ट है वो किस में आता है? स्टेट लिस्ट में। और साथ में भाई हमारे लोकल लोगों का भी बेनिफिट जुड़ा हुआ है। फार्मर के अवॉइड थोड़ी ना कर सकते किसी से फॉरेन रिलेशन के। तो कई बार बांग्लादेश इसको उठाता है, हम लोग हर बार हाँ हाँ कहते हैं, लेकिन कभी ऑफिशियली नहीं मानते। बोलते हैं हाँ हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इसको लेके थोड़ा सा नाराज रहता है बांग्लादेश। अगला जो प्रॉब्लम है वो है रोहिंग्या मुस्लिम को लेके। रोहिंग्या मुस्लिम का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है आज के टाइम, और ये रहते हैं म्यांमार में। लेकिन म्यांमार की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बहुत, वो कहते हैं रोहिंग्या बांग्लादेश से आए हैं और हमारे देश के नहीं है, और ये लोग हमारी टेरिटरी में काफी ज्यादा वायलेंस फैलाते हैं। इसलिए वहां की सेना इन पर टॉर्चर करती है और उनकी जमीन को भी ले ली। रोहिंग्या मुस्लिम भागकर बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेश चाहता है इस रोहिंग्या वाले इशू पर इंडिया मीडिएट करे बांग्लादेश और म्यांमार के बीच, क्योंकि इंडिया के रिलेशन म्यांमार से भी अच्छे हैं और बांग्लादेश से भी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, इंडिया अगर मीडिएट करेगा, बांग्लादेश का पक्ष लेगा तो म्यांमार नाराज होगा, म्यांमार का पक्ष लेगा तो बांग्लादेश नाराज होगा। तो इंडिया को बांग्लादेश एक पावर तो मानता है, लेकिन बांग्लादेश बोलता है जब बात आती है तो पीछे हट जाता है। तो रोहिंग्या मुस्लिम के इशू को अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए। अभी भी शेख हसीना जी आई हैं तो बात करेंगे रोहिंग्या इशू पर, तिस्ता पर भी बात करेंगे। इंडिया और उनके बीच बायलेटर एग्रीमेंट होगा। कल भी बात हुई थी, पीएम मोदी खुद एक तरीके से उनको गेस्ट ऑफ ऑनर दिए थे, अपने हाउस में भी लेके गए। तो ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच टाइम्स कितने अच्छे हैं। तो रोहिंग्या मुस्लिम का इशू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और कई बार आपसे पूछा जाएगा कि रोहिंग्या क्या है। तो एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो है म्यांमार की, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री ने, अभी वहां सेना का शासन है, उनको भगा दिया, और इनको उनके वहां पर सिटीजनशिप राइट भी नहीं। और ये ज्यादातर कहाँ रहते हैं? बांग्लादेश में। कुछ रोहिंग्या मुस्लिम नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच गए, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लोग रोहिंग्याओं के लाने के लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। उनका कहना है ये लोग कई बार टेररिज्म एक्टिविटी में शामिल होते हैं, और साथ में हमारे रिसोर्सों पे भी कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। इंडिया ने काफी ज्यादा फाइनेंशियल एड दी है रोहिंग्याओं के लिए, खाना हो वैसे, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर काफी बर्डन पड़ रहा है। तो बांग्लादेश चाहता है जल्दी से जल्दी इशू सॉल्व हो और म्यांमार वाले इनको एक्सेप्ट कर लो। एक तो ये वाला इशू, एक तिस्ता वाला, एक रोहिंग्या। एक इशू कई बार वैसे चलता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके इंडिया आए। एक तो जब से आए, जो 20 लाख लोग आए थे जब ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने कंट्रोल किया, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग इंडिया में रह गए। इससे प्रॉब्लम हमारे लोकल लोगों को हुई। खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बोलते हैं बांग्लादेशी आ गए, हमारे कल्चर को बेकार कर। हमारे देश में कुछ लीडर वैसे ही बोल देते हैं, बोलते हैं कि बांग्लादेशी लोगों को भर भर के हम लोग छोड़ के आएंगे। इससे थोड़ा सा उनके दिल को हर्ट होता है। और बांग्लादेशी लोग टिड्डों की तरह हैं जो हमारे देश में भाग के आ गए। प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं है जितना इंडिया का है। इस वजह से उनके लिए हम ही यूएसए है। तो जैसे हमारे देश के लोग दूसरी कंट्रियों में जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रियों में, इनके लोग हमारे यहाँ आते हैं। बांग्लादेश की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, लेकिन इनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
साथ में धीरे धीरे अभी इनका डेवलपमेंट होगा तब जाके अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इनको लगता है कि इंडिया में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कई बार वो इलीगल तरीके से इंडिया में आ जाते हैं। कई बार हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे भी आरोप लगता है कि वो लोग पैसे के चक्कर में कुछ लोगों को आने देते हैं। इस वजह से माइग्रेशन की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहती है, और साथ में ये हमारा फ्रेंडली देश है, इसलिए हम लोग इनको ज्यादा टाइट भी नहीं करते, ज्यादा परेशान नहीं करते। तो ये भी चीजें एक तरीके से जुड़ी होती है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो ट्रेड के लेवल पे इंडिया बांग्लादेश बहुत आगे रहते हैं। साथ में बांग्लादेश इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और हमेशा इंडिया की पाले में रहता है, पाकिस्तान के पाले में नहीं। साथ में इंडिया की सिक्योरिटी के लेवल पे भी हमारी हेल्प करता है, टेररिज्म कोई भी एक्टिविटी अपने देश में नहीं होने देता। साथ में हमें ट्रांजिट रूट दिया है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, इससे नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी बांग्लादेश से लिंक हो रही है। हम लोग ट्रांजिट रूट का पैसा बांग्लादेश को देते हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल इनकी होती है। तो ये हमने बांग्लादेश के बारे में जाना। इसमें जिसको समझ नहीं आया हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को? फ्यूचर में ये यूथ लोग ही दुनिया को लीड करेंगे। इनमें से ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इनमें से कोई प्रेसिडेंट बनेगा। इसलिए यूथ का ओपिनियन बढ़ाने के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाए। ये ऐसे ही है जैसे आपने सुना होगा यूथ पार्लियामेंट इंडिया में होता है, जिसमें हमारे देश के बहुत सारे यूथ मिलके फ्यूचर में हमारा पार्लियामेंट कैसा हो, क्या उनके थॉट हो, क्या हमारे विजन हो, पार्लियामेंट के बारे में बताते हैं। ऐसे G20 के बारे में, और G20 कैसे आने वाले टाइम में वर्ल्ड की सिक्योरिटी और वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करेगा उसके बारे में बात करता है। ठीक है उर्षा दी, समझ आया?